बहुत सारे डॉक्टर्स को पता भी नहीं है इसके बारे में, डायग्नोसिस बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं। इसमें ये सबसे बड़ा जो पिक्नोडिसॉस्टोसिस या कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर हो वो ज्यादातर इनहेरिटेड होता है कजन मैरिजेस से। ये एक नायाब मर्ज है जो कि जेनेटिक है और इसके अंदर हड्डियों की जो है वीकनेस होती है, इतनी कमज़ोरी होती है कि बचपन में बार बार फ्रैक्चर्स होते हैं। और फुरकान का यही हाल था जब वो मेरे पास आए चंद साल पहले। उनकी कोई डायग्नोसिस नहीं बनी हुई थी उस वक्त और उनके मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो चुके थे, इतने कि वो व्हीलचेयर पे थे और ऑपरेशन जो है उनका रिकमेंड किया गया था, रॉड वगैरह की भी बात की गई थी। तो उन्होंने बोला कि इसके वक्त के साथ साथ हाथ खत्म हो जाएंगे। तो मैंने कहा यार ऐसा क्या हो सकता है यार, ये बहुत सारे टेस्ट करवाए मेरे पहले, इन्होंने नहीं दूसरे डॉक्टर्स ने, कोई फायदा नहीं था उन टेस्ट का। बहुत महंगे महंगे टेस्ट करवाए जो गरीब आदमी अफोर्ड भी नहीं कर सकता वो करवाए। आई फेल्ड 69 टाइम्स वाइल वर्किंग आउट। शुरू के 2 साल मैंने सिर्फ एक्सपीरियंस करा अपनी बॉडी पे, कौन सा वर्कआउट सूट करता है, कितना वेट सूट करता है, कितना नहीं, कब बढ़ाना चाहिए, कब क्या करना चाहिए। बेंच प्रेस की जो लिफ्ट थी वो अलग मैंने वेरिएशन से करी, वाइड क्लोज, उससे भी क्लोज, चेक कर रहा था कि क्या सूट हो जाए बॉडी पे। ऐसे डॉक्टर्स तुम्हें कब मिले या फिर जिन डॉक्टर्स ने जिंदगी चेंज की तुम्हें पता चला कि हाँ यार दीस काइंड ऑफ डॉक्टर्स शुड बी देयर इन आवर सोसाइटी टू इनकरेज सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज? लोगों को ये नहीं पता, डायबिटिक पेशेंट को यार रोटी चावल इससे शुगर आपकी बढ़ती है। बिल्कुल। एट द एंड कार्बोहाइड्रेट है ना, तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा आपकी बॉडी में और प्रोसेस भी है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। बिल्कुल। शुगर पेशेंट को चाहिए प्रोटीन दबा के खाए, कोई मसला नहीं है। फैट खाए, गुड फैट, जो अल्लाह ताला के बनाए हुए फैट, जो मुफ्ती तारिक मसूद बोलते हैं ना, दुम्बा के चक्की जो है वो आपको किसने मना करा? जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे लो हो, शुगर पेशेंट के लिए वो सबसे ज्यादा फायदेमंद है। अस्सलाम वालेकुम फुरकान, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले हम लोग आगे चले, मैं फुरकान के बारे में एक दो बातें बता दूं। फुरकान को पिकनो है, राइट जी? अब पिकनो क्या है फुरकान खुद बताएंगे, लेकिन मेरे लिए ये पॉडकास्ट के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि एज अ फिटनेस कोच मैंने जितने लोगों को कोच किया है या जितने लोगों को ऑब्जर्व किया है अपनी सारी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में, हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूज़ेज़ हैं और इन एक्सक्यूज़ेज़ को हवा देने वाले पीछे डॉक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे के या एक बंदे के घुटनों में कुछ दर्द शुरू हो जाता है तो उसको कह दिया जाता है आप बेड रेस्ट करें या ज़िंदगी भर स्क्वाट्स नहीं करें। लेकिन ये बंदा जो अभी सामने बैठा हुआ है ये आपको एक्सप्लेन करेगा कि इसके क्या एलिमेंट्स रहे हैं हमेशा बचपन से और क्या जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जिसके बावजूद ये बंदा यहाँ तक आया है 22 साल की एज में एक रिप बॉडी लेके। और उसने सारे एक्सक्यूजेस को बेसिकली जो हम लोग नॉर्मली करते रहते हैं ऐसे बिल्कुल वी जस्ट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, इस बंदे ने उन सब चीज़ों को चैलेंज किया है। तो हम वेलकम करते हैं फुरकान को और फुरकान से पूछेंगे थोड़ा सा डिटेल में इस बारे में। तो मुझे बताओ ये पिकनो का फुल फॉर्म पहले क्या है और ये है क्या चीज़? ठीक है, पिकनो का फुल फॉर्म है पिक्नोडिसॉस्टोसिस। एक स्केलेटल एबनॉर्मेलिटी है जिसमें बोन्स जो है वो, जैसे नॉर्मल बंदे का एक्सरे, आसान लफ्जों में बता देता हूँ, एक्सरे आप देखते हैं नॉर्मल बंदे का बोन में, तो वो एक्सरे में हड्डियां तो स्ट्रांग आती हैं, डेंस आती हैं, लेकिन वो हड्डियां इतनी वीक होती हैं कि वो आपका बोन्स पे जरा सा भी ट्रॉमा अगर पड़ा तो बोन्स ब्रेक हो जाती है। इसमें ये होता है कि हाथ के जो थंब का और थंब के बराबर वाली फिंगर में जो आखिर का पॉइंट होता है वो जो है वो नहीं होता। मतलब ऐसा लगता है जैसे चौक है ना, जैसे ब्लैक बोर्ड पे आप लिखते हैं तो चौक के पार्टिकल्स नीचे रस्ते रहते हैं, चौक खत्म होती रहती है। इसी तरह जो है वो बोन्स भी आपकी इसी तरह खत्म होती रहती है कि ऑस्टियोब्लास्ट जो होता है ना, जो बोन फॉर्मेशन में होता है, वो सही से काम नहीं कर रहा होता आपका। तो इसको जब आपकी फिंगर्स टिप्स जो है वो जब खत्म होती है उसको बोलता है एक्रोऑस्टियोलाइसिस। ओके। एक्रोऑस्टियोलाइसिस ये होता है कि आपकी जो टिप्स होती है फिंगर्स की वो नहीं होती है इसमें। और इसमें ये जो है कि डॉक्टर्स बोलते हैं कि भाई आप जो है वो ज़्यादा स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज़ में इंडल्ज ना हो, डॉक्टर से रब्ता करें। और हालांकि बहुत सारे डॉक्टर्स को पता भी नहीं है इसके बारे में, डायग्नोसिस बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं। इसमें ये सबसे बड़ा जो पिक्नोडिसॉस्टोसिस या कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर हो वो ज़्यादातर इनहेरिटेड होता है कजन मैरिजेस से। जैसे आपने थैलीसीमिया सुना होगा ना, नॉर्मल, तो कजन मैरिजेस में हम आगे बात करेंगे। लेकिन ये जो पिक्नोडिसॉस्टोसिस है ना, इसमें वालिदैन कैरियर होते हैं दोनों के। एक कैरियर अगर जैसे वालिदा कैरियर है और वालिद कैरियर नहीं है, उसका जीन्स अलग अलग होती हैं, तो उसमें एबनॉर्मलिटी नहीं आएगी बच्चे में। सही है। दोनों कैरियर अगर हो तो पिक्नो क्या कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर इनहेरिट हो सकता है बच्चे में। ओके। और ये ज्यादातर का ताल्लुक इसका कजन मैरिजेस से ही होता है? कजन मैरिजेस से ही होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सलमान किरमानी है और मैं आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में जेनेटिक्स का एक्सपर्ट हूँ। आज हम बात करेंगे फुरकान के हवाले से। फुरकान एक बहुत ही रेयर डिजीज़ जो है उनको है, उसका नाम है पिक्नोडिसॉस्टोसिस। ये एक नायाब मर्ज़ है जो कि जेनेटिक है और इसके अंदर हड्डियों
की जो है वीकनेस होती है, इतनी कमज़ोरी होती है कि बचपन में बार बार फ्रैक्चर्स होते हैं। और फुरकान का यही हाल था जब वो मेरे पास आए चंद साल पहले। उनकी कोई डायग्नोसिस नहीं बनी हुई थी उस वक्त, और उनके मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो चुके थे, इतने कि वो व्हीलचेयर पे थे, और ऑपरेशन जो है उनका रेकमेंड किया गया था, रॉड वगैरह की भी बात की गई थी। फुरकान ने जो है अपनी तरफ से हल्के हल्के एक्सरसाइज शुरू की, अपनी मसल बिल्डअप किया, और बहुत ही अच्छी तरीके से इस डिज़ीज़ को ऐसा फ़ाइट किया है कि दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। माशाल्लाह से उनकी अब जो बॉडी बिल्डिंग के ज़रिए बोन की और मसल की स्ट्रेंथ है वो ऐसी है कि उस दिन से लेकर अब तक उनको कोई भी फ्रैक्चर नहीं हुआ है। ये एक बहुत ही नायाब और यूनिक बात है, और दुनिया के मेडिकल लिटरेचर में इसकी कोई मिसाल मौजूद नहीं। तो हम फुरकान को यही कहेंगे कि मोहतात तरीक़े से, इसी तरीक़े से आगे बढ़ते रहें, लोगों को इंस्पायर करते रहें, चलते रहें, क्योंकि इस तरह के जो अनट्रीटेबल डिसऑर्डर्स होते हैं उनको फेस करने का यही तरीक़ा है कि इंसान पॉजिटिव रहे, अपनी बॉडी का, अपने माइंड का ख्याल रखे, और दूसरे लोगों को इंस्पायर करते रहें। शुक्रिया। सही है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये जो इल्म पिक्नो है, जो कि मुझे पूरा प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा, मैं पिक्नो ही बोलूंगा, तो ये 1 in a million या 1 in thousands कितना इसका रियलिटी? यार अभी हमने स्टैट्स बैठा था, मैं मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ हम बैठे थे, तो इसके स्टैट्स निकाले। पाकिस्तान में लगभग 20 मरीज हैं इसके। ओके। और 0.01% अवेलेबिलिटी है इसकी पूरी दुनिया में। ये सिर्फ स्टैट्स बता रहे अनडायग्नोज्ड। जो डायग्नोज है, जो अनडायग्नोज है वो तो पता ही नहीं हमको कि अभी है कितना इसमें। तो इसका कोई ट्रीटमेंट है नहीं, इनक्योरेबल डिसऑर्डर है। ज्यादातर जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं इनक्योरेबल है, तो इसका तो कोई ट्रीटमेंट है भी नहीं, और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका ट्रीटमेंट वर्ल्ड वाइड इसको इंडोर्स करें हम। सही है। तो तुम्हें और तुम तो काफी छोटे थे, तुम्हारे पेरेंट्स को ये एहसास कब हुआ कि ये एब्नॉर्मैलिटी है? देखिए यार, जब मैं पैदा हुआ तो डॉक्टर्स ने बोला था कि मेरी एज बोन जो होती है, एजिंग, वो 3 साल पीछे है। ओके। तो मेरी मैं 4 साल का हूँ तो मेरी पहली बोन क्रैक हुई थी, शिन बोन, हेयर लाइन फ्रैक्चर था। ओके। वो हो जाता है, बच्चे होते हैं तो सोफे से कूदा तो हो गई, वो समझ नहीं आया उस वक्त में कि यार बच्चा है, चलो। दूसरी दफा हुई, फिर भी इग्नोर कर दिया। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी दफा जब हुई ना, तो फिर समझ आया कि यार कुछ ना कुछ है ये। दिमाग में वालिदैन के और मेरी फैमिली मेंबर्स के ये फंस गया था कि यार है कुछ ना कुछ एब्नॉर्मलिटी है, वीक बोन्स है इसकी ना, पैदाइशी। तो इसमें देखें, इसमें बहुत सारा दखल जो है वो मदर फीड से भी आता है। ओके। जो मदर फीड मैंने नहीं करी थी। मेरी वालदा ने जब मुझे बताया तो उनकी डेथ हो गई 2015 में। अच्छा। जी। तो उस वक्त मुझे उन्होंने बताया था जब डेथ से पहले कि मैंने मदर फीड नहीं करी थी। इसमें बहुत ज्यादा अमल दखल है, लेकिन जो मेन पर्सपेक्टिव है वो ये है कि जब पेरेंट्स को पता चला कि यार ये तो कुछ और इसके साथ मसला है, तो मुझे अलग अलग डॉक्टर से, बहुत बड़े नाम है, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे गलत डायग्नोज करा। ऑस्टियोपोरोसिस है, इसको पता नहीं क्या क्या बीमारियां हैं। तो 2016 में जब मेरी लास्ट इंजरी हुई थी, और वो इंजरी भी ऐसी हुई थी कि मैं सिर्फ स्क्वाट्स लगा रहा था, थोड़े बहुत मसल पैक ऑन हो गया था बॉडी पे, स्क्वाट लगा रहा तो मेरी थाई बोन और शिन बोन पे प्रेशर पड़ा। स्कूल में मेरे लड़का था, उसने मुझे एक जरा सा हाथ मारा, तो मैंने कहा यार थोड़ी बॉडी बना ली हमने, हम भी कुछ हाथ मार देंगे इसको। मैं जरा सा 2 स्टेप ही भागा था और मेरी बोन क्रैक हो गई। उसके बाद फिर जैसे आम बंदे को, नॉर्मल बंदे को 1.5 से 2 महीने लगते हैं बोन हील हो जाती है, मुझे 8 महीने लगते थे सिर्फ एक क्रैक हील करने में। तो डॉक्टर्स, जब मैं कास्ट बनवाने गया डॉक्टर के, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार इसका ना, मेरे फादर को बोला कि इसको कुछ और मसला है, इसकी जो फेशियल फीचर्स है ना वो अलग है। हालांकि आपको लगता है कि मैं जेनेटिक डिसऑर्डर का पेशेंट था, फेशियल फीचर्स नहीं लगता ना, किसी को भी नहीं लगता, डॉक्टर्स को भी नहीं लगता। आप बोल रहे हैं कि इसका फोरहेड देखो, इसकी नाक देखो, इसका फेशियल फीचर। अच्छा, मेरे फेशियल फीचर्स भी नहीं थे जब सही। हम अभी मसल बिल्डिंग की बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह हमने ये डेवलप करा। तो उन्होंने बोला कि यार इसको थायराइड का भी मसला था। फादर ने बोला नहीं, इसकी बोन ब्रेकेज है। मैं आपको एक नाम बताता हूँ, आगा खान में जाएं और इन डॉक्टर्स को आप दिखाएं। तो जब हम गए, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव डॉक्टर हैं, डॉक्टर सलमान किरमानी मेरे पार्टनर है, वो आगा खान में यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में, उनके साथ काम कर रहा हूँ मैं। उन्होंने मुझे डायग्नोज करा कि इसको पिक्नोडिसोस्टोसिस है और ये इनक्योरेबल डिसऑर्डर है। ओके। तो मैं जब एक्सरसाइज कर रहा था थोड़ी थोड़ी, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको इजाजत देता हूँ कि आप 2 से 3 किलो लिफ्ट कर सकते हैं। ये डायग्नोस किस साल में हुआ? 2016 में डायग्नोसिस हुई थी। और तुम्हारी एज क्या थी उस वक्त? मेरी एज थी कोई लगभग 15 साल। ओके।
तो डायग्नोसिस हासिल करने में मुझे बहुत मसला हुआ, क्योंकि देखा इसका मतलब 15 साल से तुम वो उसका लाहक 16 साल में अपने वालिदैन की गोद में रहा हूँ। ओके, यानी कि मुझे ज्यादा चलना फिरने नहीं देते थे। तो वेट लिफ्ट कब से स्टार्ट करना शुरू किया? वेट लिफ्ट मैंने 2016 से ही, इंजरी के दूसरे दिन ही। ओके ओके, ठीक है। तो मतलब इससे पहले तुम्हारा एक मेंटल बैरियर भी था? हाँ, मेंटल बैरियर था कि ये हो सकता है कुछ ना कुछ इसका। ओके ओके, ठीक है। तो डॉक्टर्स ने बोला कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, ज्यादा आप ट्रॉमेटिक एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में मत इन्वॉल्व हो। ओके, हम गारंटी नहीं देते, अगर बैकबोन में अगर थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आ गई ना तो फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तो मैंने कहा यार मैं तो पहले से 8 kg लिफ्ट कर रहा हूँ, तो ऐसा क्या हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, मैं जब डॉक्टर के पास गया तो मैं व्हील चेयर पे गया था, मेरा कास्ट बंधा हुआ था। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट करा मुझे। घर आके मेरे वालिद भी परेशान हो कि यार ऐसा क्या है। तो उन्होंने बोला कि इसकी जो मैंने जैसे एक्रोऑस्टोलाइसिस बताया ना, तो मेरी उंगलियां झड़ रही थी, हाथ। तो उन्होंने बोला कि इसके वक्त के साथ साथ हाथ खत्म हो जाएंगे। तो मैंने कहा यार ऐसा क्या हो सकता है यार। ये बहुत सारे टेस्ट करवाए मेरे पहले, इन्होंने नहीं, दूसरे डॉक्टर्स ने, कोई फायदा नहीं था उन टेस्ट का। बहुत महंगे महंगे टेस्ट करवाए, जो गरीब आदमी अफोर्ड भी नहीं कर सकता वो करवाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास था तो हमने करवाए, लेकिन वो उसमें कुछ भी नहीं आया। इसका मसला ये पिक्नोडिसोस्टोसिस में इसकी डायग्नोसिस मिलती इसलिए देर से कि इसमें पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। तो फिर ये 2016 में डायग्नोस हुआ। उसके 8 महीने के बाद रिकवर होने के बाद, अच्छा डॉक्टर्स ने जब कास्ट बांधा ना, डॉक्टर्स ने बोला कि हम कास्ट ऐसे पेशेंट्स का उतारते नहीं है 8 महीने से पहले। मैं 6 महीने पहले डॉक्टर से लड़ गया, मैंने कहा उतार इसको। मैंने कहा उतार इसको, अब इस और नहीं मुझसे झेला जा रहा। उसने बोला मैं उतार तो देता हूँ, लेकिन मैं आपको दूसरा कास्ट देता हूँ, वो आप पहने। मैंने कहा तू दे दे यार। उसने दिया मुझे, मैंने 2 दिन पहना वो, और मुझे कोई इतना खास मतलब इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रही थी। बॉडी बिल्डिंग का सिलसिला फिर शुरू हुआ, वो किस तरह हुआ वो हम आगे बात करते हैं, लेकिन जो डायग्नोसिस हासिल करने में मुझे बहुत मसला हुआ। अच्छा, इसमें एक बात मैं पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन अगर तुम समझते हो कि थोड़ा वैल्यू ऐड हो सकती है ऑडियंस की नज़र में, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जो ब्रेस्ट फीडिंग वाली तुमने बात की। जी। बहुत दफ़ा हमारे यहाँ एक मसला ये है कि कुछ लोग किसी बहुत पर्सनल वजूहत होती हैं, जैसे कुछ खवातीन नहीं करवाती कि फिगर खराब हो जाता है, जी। या कुछ खवातीन कहती हैं कि यार अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है तो हम वो क्यों नहीं करते। तो इसका तुम क्या कहोगे, कि क्या रेकमेंड करोगे, या फिर तुम्हारी वालदा का क्या रीजन था जिससे तुमने अग्री किया, या फिर कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर? देखिए यार, ताकि हम नॉर्मल लोग रिलेट कर सकें। मेरी वालदा जो थी फिजिकली स्ट्रांग वुमन थी, ठीक है ना। मसला मेरे अंदर था। ओके, फेशियल मसल्स जो है ना वो वीक थे, जिसकी वजह से मैं सक नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मैं खाना भी सही से नहीं खा पा रहा था। सही, सारा मसला ये पिक्नो में यही मसला है, ठीक है, कि बोन्स डेंस होती है ना, जैसे मैंने बोला, तो मसल जो है वो वीक थे बहुत, समझ, जिसकी वजह से मैं खाना नहीं खा पा रहा था। और डॉक्टर्स ने भी फिर रेकमेंड कर दिया कि आप नहीं करें। मैं आपको बताता हूँ ना कि मेरे फादर ने मुझे एक दफा उठाया गोद में ना, खड़ा करा तो मैं हाथों में आ गया, बिल्कुल जमीन पे ही नहीं आया पा रहा मैं। तो वो हैरान हुए, यार ये क्या हुआ है। फिर मैंने अभी कुछ साल पहले डॉक्टर से पूछा तो बोल रहा आपका जो है था मसल वीकनेस थी, जिसकी वजह से आप ना खाना सही से कर पा रहे थे, ना ब्रेस्ट फीड कर सही से कर पा रहे थे। लोग इसके बारे में बात नहीं करते, हमें बात करनी चाहिए इसके बारे में, ताकि पेरेंट्स को भी अवेयरनेस क्रिएट हो और जो पेशेंट है उसको भी अवेयरनेस क्रिएट हो। तो ये मसला था, फेशियल फीचर्स और जो मसल वीकनेस थी उसकी वजह से बहुत सारी चीजें वो मैं नहीं कर पाया। हाँ, ये ब्रेस्ट फीडिंग वाली बात से मुझे याद आया, मेरी बल्कि आजकल में एक रिकॉर्डिंग है, एक मेरी क्लाइंट है, स्पीच थेरेपिस्ट है जी। तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये सकलिंग में उनके बच्चे को इशू हो रहा था और वो 10 डॉक्टर्स के पास गए, उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर वो इसके पास घूम फिर के आए तो पता चला एक क्लेफ्ट है उसके, जिसकी वजह से वो सक नहीं कर पा रहा। और वो स्पीच और लैंग्वेज थेरेपिस्ट होने के नाते उसने डायग्नोस किया और उसको कटवट लगाया, जो भी उसको हल्की फुल्की सर्जरी की, ठीक हो गया। वो बंदी खुद डॉक्टर थी, उनके मियाँ भी मेडिकल सन से ताल्लुक था उनका। तकरीबन को उस बच्चे को 3 साल हो गए थे, 3 साल से ब्रेस्ट फीडिंग हो ही नहीं पाई थी उसकी, ना वो खा पी सकता था, क्योंकि 3 साल का बच्चा क्या बताएगा मेरे क्या मसला है। तो वो कह रही है कि उसने बस मुझे सजदा नहीं किया, बाकी वो इतनी मेरी बेचारी शुक्रगुजार हो गई, क्योंकि एज अ पेरेंट आप बहुत तकलीफ में होते हो। और जब ये डायग्नोसिस नहीं हो पाते ना, देखो मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं लोगों को भी कहता हूँ कि आप डॉक्टर्स और फिटनेस प्रोफेशनल में फ़र्क करना सीखो। जो बात आपको एक फिटनेस प्रोफेशनल बताएगा ना, वो कभी डॉक्टर नहीं बता सकता अगर उसका एक्सपीरियंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसकी बात बताऊँ कि जो बच्चा ये 16 साल में करना शुरू किया है, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ 99.999% केसेस हमारे घरों में ही होंगे। इस तरह का बच्चा किसी घर में होगा ना, वो कभी उसको जिंदगी भर बेड से नहीं उतरने देंगे, वेट को हाथ लगाना दूर की बात है, वो इसकी विल पावर है जो इसने किया।
लेकिन हमारे यहाँ डॉक्टर्स इस चीज को बड़ा प्रमोट करते हैं, बेड रेस्ट फौरन बता देते हैं, जरा सा किसी के घुटनों में इशू हुआ जी अब आप जिंदगी भर स्क्वाट नहीं कर सकते। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम्हें क्या चैलेंजेस आए जिससे तुमने डॉक्टर्स को फेस किया, पेरेंट्स को फेस किया, सोसाइटी को फेस किया? देखिए यार, चैलेंजेस तो बहुत आए, बहुत सारे तो याद भी नहीं, लेकिन कुछ याद है। चैलेंजेस ये थे कि मैं एक पुशअप अगर लगाता था तो मुझे डर लगता था कि मेरी रिस्ट डिसलोकेट ना हो जाए और फीट जो है वो, आप उसके बल बैठते हो, वो फिंगर्स टूट ना जाए। मेरी ये सिचुएशन ऐसी थी। और एक दफा मैंने स्टोर से ना 20 किलो की बारबेल निकाली, प्लेट्स, और मैं लगाने लग गया बैक। मेरे फादर बोल रहे हैं इससे क्या, ये क्या कर रहे हो, अगर हब हड्डी टूटी तो हम नहीं जुड़वाएंगे। उसमें डर के मारे कि यार अब नहीं करना, कि यार बड़ा मसला हो जाता है। वो मैंने कहा कुछ नहीं होगा, चैलेंजेस फेस सच। आई फेल्ड 69 टाइम्स व्हाइल वर्किंग आउट। शुरू के 2 साल मैंने सिर्फ एक्सपीरियंस करा अपनी बॉडी पे, कौन सा वर्कआउट सूट करता है, कितना वेट सूट करता है, कितना नहीं, कब बढ़ाना चाहिए, कब क्या करना चाहिए। बेंच प्रेस की जो लिफ्ट थी वो अलग मैंने वेरिएशन से करी, वाइड, क्लोज, उससे भी क्लोज, चेक कर रहा था कि क्या सूट हो जाए बॉडी पे। 2 साल के बाद मुझे पता चला कि भाई ये बॉडी बिल्डिंग बनी ही अपने लिए। अच्छा जी। जो चैलेंजेस थे वो बहुत ज्यादा थे, डाइट में भी चैलेंजेस थे, मैं ज्यादा खाना नहीं खा पाता था। इसीलिए मैंने वर्कआउट शुरू करा कि मैं, वर्कआउट से ये होता है ना कि आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। दूसरी बात, एक गॉड गिफ्टेड फिजिक भी थी, एक्टोमॉर्फ फिजिक, हार्ट गेनर्स जो होते हैं, तो वो उनको कुछ भी खाए, लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, लगाओ कुछ भी खाओ नहीं पता चलता। तो मैंने खाया, मैंने कहा यार मेरी भूख भी बढ़ रही है, एक्सरसाइज करने से सब हो रहा है। तो मैंने, अच्छा पहले तो मैं क्लीन डाइट नहीं करता था, जो आ रहा है खाओ, जो आ रहा है खाओ, क्योंकि मेरी बॉडी को चाहिए था। जो बात है, मीठा कार्बोहाइड्रेट्स दबा के मैंने खाए और मैंने कोई 10 किलो वजन बढ़ाया। मेरा 15 साल की उम्र में 20 किलो वजन था। ना करो जी, 20 किलो से फिर मैंने 30 किलो करा किसी ना किसी तरीके से। और उसके बाद जो है वो फिर चैलेंज ये आ गया कि यार वेट किस तरह बढ़ा है, हाइट किस तरह बढ़ा है। पहली बात तो पिक्नोडिसोस्टोसिस में हाइट नॉर्मल 4 फीट 6 इंचेस होती है और मेरी 5'2" है। ओके, तो वो मैं उस बैरियर से तो एवरेज ऊपर है। मेडिकल एक्सपर्ट, मेडिकल एतबार से एक ठप्पा लग चुका है कि यार डिसऑर्डर है, लेकिन डिसऑर्डर नहीं है। समझ रहा, उसके सिम्टम्स और उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो है ही नहीं बिल्कुल। और वो किस तरह नहीं है, वो वर्कआउट से और डाइट से। ये लोगों को कुछ बात समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं डिटेल में अभी बताऊंगा कि किस तरह होता है ये सब। तो मुझे ये बताओ डिटेल से, पहले हम उसका कहते हैं ना कि ABC स्टार्ट करते हैं। ये जुनून जो है ना कि यार ये मुझे करना है, और जो तुमने 2 साल तक एक्सपेरिमेंट किया, डेफिनेटली तुमने उससे सीखा बहुत है जो तुम्हारे आज भी काम आ रहा है। तुम ज़ाहिर है एंगल्स वगैरह सब कुछ, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी वगैरह सब तुमने एक्सपेरिमेंट किया होगा। लेकिन ये जो जुनून है ना कि यार आदमी, एक थ्रेशोल्ड आता है। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि हर किसी की लाइफ में एक थ्रेशोल्ड आता है। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कोई ऐसा पॉइंट जिसको आप क्रॉस करते हैं ना, सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाती हैं। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जब हम कोचिंग करते हैं, कुछ करता हूँ, मैं बोलता हूँ एटलीस्ट गिव योरसेल्फ 90 डेज फॉर सम नोटिसेबल चेंजेस। 1 महीने में तो बॉडी को पता नहीं चलता आपके साथ क्या हो रहा है, वो बॉडी खुद रेजिस्ट करना शुरू कर देती है। 45 हो सकता है किसी का थ्रेशोल्ड 60th डे पे हो, किसी का 45th डे पे हो, किसी का 12th मंथ पे हो, आपको नहीं पता। तो वो तुम्हारा थ्रेशोल्ड क्या था जब तुम्हें पता चला कि यार ये जो मैंने कर लिया ना, अब जिंदगी भर ये करना है क्योंकि इससे मुझे चेंजेस आ रहे हैं? और कोई ऐसा पिवटल पॉइंट जहां तुम्हें लगा हो कि यार दिस इज द लव आई हैव नाउ और आई कांट लीव इट? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं वर्कआउट कर रहा था तो मुझे ना एक बचकाने सी बात है, बाइसेप में पंप नजर आया थोड़ा सा। अच्छा। तो मैंने कहा यार 17 साल का, बेहतरीन एज थी, बाइसेप में पंप 17 साल की उम्र में पंप। अच्छा मुझे पता नहीं था रेपिटेशन सेट का, मैं करा जा रहा हूँ। मैंने कहा यार मेरा ब्लड फ्लो आ रहा है, कुछ तो हो रहा है यार, मसल गेन हो रहा है कुछ। तो बाइसेप में जब मैंने पंप देखा ना, मैंने कहा यार ये चीज है जो ब्लड फ्लो मेरा यार। मैं खड़ा नहीं हो पाता था सही से, मैं खड़ा हो पा रहा हूँ, मैं लिफ्ट कर पा रहा हूँ। मैंने कहा यार ये कुछ अलग ही चीज हो रही है और इसको अब एज अ लाइफ स्टाइल वो एम्पावर करना शुरू कर दिया वो। हाँ, फिर मैंने स्ट्रेंथ बढ़ाता रहा। फिर एक मैं उसके लिए ना मुझे चाहिए थे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन से ज्यादा मेरी बॉडी को ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं अपनी घर में मैं प्रोटीन, उसका नाम मैंने प्रोटीन शेक दिया हुआ, हालांकि थे सारे कार्बोहाइड्रेट उसमें ना। सही है। तो वो शेक भी लोगों को अगर पता चले तो उसमें 8 केले डालता था। हाँ। जौ का दलिया 1 प्याली, कच्चा अंडा, ड्राई फ्रूट का पाउडर और पीनट बटर। ओके। वो वर्कआउट से 2 घंटे पहले। लोग मुझे बोलते यार ये किस तरह हजम कर लेते हैं, मुझे 2 घंटे बाद दोबारा भूख लगना शुरू हो जाती थी। हाँ। तो वो वर्कआउट मेरा इस इंटेंसिटी का हो गया था 18 साल की उम्र में कि मुझे
वो जो स्टेप था ना, जो पंप आ रहा है, बस वो मेरे दिमाग, वो माइंड मसल कनेक्शन होता है ना, वो लग गया। मैंने कहा अब करना है, अब हड्डियों की ऐसी हुई तैसी। यार ये बड़ी खूबसूरत बात इसलिए पता है क्यों लगी मुझे, कि असल में ऐसा ही होता है। बहुत दफा लोग ना मोटिवेशन चाहते हैं और फिर रिजल्ट्स चाहते हैं। असल में तो भाई रिजल्ट्स के बाद ही मोटिवेशन आती है। बिल्कुल। तुम्हें कुछ नजर आया तो मोटिवेट हुए, तुमने स्टिक किया उससे। लोग असल में घोड़ा गाड़ी के पीछे लगाते हैं, बोलते घोड़ा धक्का देगा गाड़ी को। भाई घोड़ा गाड़ी के आगे लगता है, वो पुल करता है। तो जब आप करोगे पंप आएगा। बहुत दफा जैसे मैंने फॉर एग्जांपल एक जमाने में जब मैंने अपने 34-33 ईयर्स की उम्र में पहली दफा 4 पैक्स देखे थे अपने, तो मैं काफी स्ट्रिक्ट डाइट पे गया था। मैंने न्यूट्रिशन को पकड़ा था, साइंस को पकड़ा था, कंपाउंड लिफ्ट्स करने शुरू किए थे, लेग्स अच्छे खासे करने शुरू किए थे। ये मैं 30 साल के बाद की बात बता रहा हूँ। जब रिजल्ट्स आए ना, उसके बाद आई वाज अनस्टॉपेबल। मैंने कहा यार नाउ आई नो द पाथ, बिल्कुल कहाँ हो सकता है। तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बात तो यही। और दूसरी चीज जो तुम्हारे अंदर एक मैं रिलेट इसलिए कर सकता हूँ कि फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट, बिल्कुल ऐसी कि बीइंग विद दिस एलिमेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम फ्रॉम द बिगिनिंग सिंस यू वर चाइल्ड। तुमने देखा अपने आप को एक ऐसी कंडीशन में, अम्मा अब्बा की गोदों में पले, फिर लोगों ने मना किया, फिर डॉक्टर्स के पास गया, सब कुछ किया। एक दिन या 2 दिन तुम्हें ऐसा लगा कि यार ये तो कुछ ऐसा है जो मैं खुद कर रहा हूँ और खुद डेवलपमेंट कर रहा हूँ। एंड दिस इज द एसेंस ऑफ इट। इसमें कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है। असल में यही होता है कहीं ना कहीं आप, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, आप दूसरे का बिहेवियर कंट्रोल नहीं कर सकते, दूसरे के एक्शंस कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपना बिहेवियर, अपना एक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। और जब आपको उसके रिजल्ट नजर आते हैं ना, देन यू हुक इट अप। तुमने बात की आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने हर बंदे को, मतलब सिंपल सी बात है, ही इज द गॉड ऑफ बॉडी बिल्डिंग। तो तुम्हें किस पॉइंट पे उसने और कौन सी क्वालिटी थी? क्योंकि सिंपल सी बात है कि लोग तो देख के बोलते हैं ना यार ये तो स्टेरॉइड बना हुआ है और ये सब कुछ है, लेकिन उसने तुम्हें किस तरह इंस्पायर किया? यार मैं आ रहा था अपने पेरेंट्स के साथ ऐसी घूम फिर के ना, तो हमारे घर में ना नई नई एलईडी वो आई थी ना, एंड्रॉइड वाली, तो वो लगी हुई, तो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की वीडियो चल रही, कोई देख रहा था वो। मैंने कहा ये क्या मसल्स है यार इसके। तो उस रात मैं सोया नहीं वो वीडियो देख के, जो बॉडी बिल्डिंग शुरू करने से पहले। मैंने कहा यार एथलीट होने के, मैं भी तो एथलीट बन सकता हूँ। हाँ। और बहुत रेयर एथलीट होऊंगा मैं। जब मैंने उसको देखा ना ओवरहेड प्रेसेस करते हुए शोल्डर का, वो मैंने कहा ये है, ये बंदा बिल्कुल माइंड पे लगा वो मेरे। एस्थेटिक्स माइंड पे लगा। वो जो उसकी जो मसल मास था ना, वो मेरे माइंड पे लगा कि यार मसल मास बढ़ा लेंगे ना तो बोन खुद ही कवर हो जाएगी। जो एक थिंकिंग थी वो मेरी ये थी, मसल मास बढ़ा है तो उसको देख। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की मैंने बुक भी पढ़ी, और आर्नल्ड से मेरी ट्विटर पे कभी कभी टैगिंग भी होती रहती है। अच्छा। हाँ, ईमेल भी आते हैं उसके, तो वो पूरे गाइड भेजता है। सही है कि भाई आप ये करो, आप जो है वो ये डाइट लो। कोर्स में एनरोल किया हुआ। हाँ, उन्होंने, मैंने एनरोल करा हुआ है, तो वो बेचता रहता है। तो यार व्हाट अ मैन ही इज। नौजवानों को ये सोचना चाहिए कि वर्कआउट आजकल के दौर में बहुत लाजमी यार। लेकिन अगर मैं तुमसे एक नॉर्मल सी चीज पूछूं, 22 साल की उम्र है तुम्हारी, सही है, थोड़ा ऑफ टॉपिक, खैर ऑफ टॉपिक तो नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बीइंग अ 38 ईयर ओल्ड मैन, बीइंग अ मैरिड मैन विद किड्स, लोग मेरे पास, और अल्लाह का शुक्र है वेरी मच अप्रोचेबल टू द यंग किड्स। वो मेरे पास, अब मेरा खुद बेटा 11 साल का हो गया, ठीक है, तो मुझे टेंशन होनी शुरू हो गई है, यार अब वो टीन में दाखिल होने वाला है। लेकिन जो लड़के मेरे पास 15 साल से 22 साल की उम्र के आते हैं, ये जो मास्टरबेशन का इशू है ना, ये बहुत मैसिव है। तो मसला सारा ये होता है कि मैं उनसे, मैंने 2-3 वीडियोस में और कहा, मैं उनसे फ्रिक्वेंसी पूछता हूँ। मेरा बेंचमार्क है फ्रिक्वेंसी, कि भाई तुम कितने फारिग हो, हफ्ते में कितने दिन हो जाते हैं, कितना दफा हो जाता है? तो कहते हैं वो 15-12 बार। तो उसका मतलब है कि आप हफ्ते, मतलब दिन में आप 1-2 दफा लगा लेते हैं। तो ये जो तुमने इसको, खास तौर पे देखो, सिंपल सी बात है कि मीडिया से तुम भी, सोशल मीडिया से तुम भी सराउंडेड हो, पॉइंट से हम सब सराउंडेड हैं, लेकिन इस एज में, इस वर्क एथिक के साथ और इस एलिमेंट के साथ तुमने अपने आप को किस तरह कंट्रोल किया? तुम किस तरह चाहोगे कि यार लोग किस तरह से दूर रह सकते हैं या अपने आप को बचा सकते हैं? यार देखिए, सबसे पहली बात, अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये तो बिल्कुल ही मना है। इसलिए शादी करने का जल्दी बोला गया है। जल्दी बोला गया, सही है ना। दूसरी बात ये है कि ये जो हम बात कर रहे हैं ना, एक्सरसाइज और ये जेनेटिक डिसऑर्डर ओवरकम करे और इस अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाए, ये आदत खुद ही छुड़ जाएगी। आप बात समझ रहे हैं? मैंने अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ, मुझे लोगों ने बहुत कुछ बोला है। मैस्टरबेशन जो लोग, अच्छा मैंने खुद ऐसे लड़के देखे हैं, अगर मैं हाथ पकड़ूं ना, उनको हाथ मिलाऊं और मैं जरा सा यूं कर दूं तो मुझे डर लगता है यार ये डिसलोकेट ना हो जाए शोल्डर। जनाना चाल और बिल्कुल ही खत्म, सॉफ्ट लॉन्डे, सॉफ्ट लॉन्डे। और खाते क्या है? मैंने कहा यार खाता क्या? अच्छा तू इतनी दफा कर रहा है, तू खाता क्या है? यार बर्गर खा लेता हूँ,
ये खा लेता हूँ, वो चीज खा रहे हैं जो जिस्म को लगती नहीं है, लगती नहीं, उसके बाद मैस्टरबेशन कर रहे हैं। तो तेरा फायदा क्या है? तू शादी के दौरान तू हमें बुलाएगा क्या? एक तरीके से तो ये एक लोगों को जो लौंडे हैं ना, वो आजकल इस चीज में बहुत पड़े हुए। हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अल्लाह ताला का हुक्म है कुरान में कि इस चीज को मत करो, शादी जल्दी करो, और इस चीज को हमने डिले करा हुआ है, मुश्किल बनाया हुआ इस चीज को। ऐसे जब भी जो पढ़े हुए, मैं तो आजकल 3 क्लास के लड़कों को, लड़कों को देख रहा हूँ कि अल्लाह माफ करे, पकड़े जा रहे हैं भाई, इस बारे में बात कर रहे हैं। बात भी कैसे कर रहे हैं ये, इनको पता कहाँ से चल रहा है? सिर्फ सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल और मोबाइल। अच्छा, इस पे मुफ्ती तारिक मसूद बड़ी अच्छी बात करते हैं, मैं उनका फैन हूँ, जाहिर है मैं भी तुम भी फैन हो उनके, तो वो उनकी ये बात मुझे हमेशा अच्छी लगती है। और बीइंग अ फादर, बीइंग ऑन दिस साइड ऑफ द टेबल एंड दैट साइड ऑफ द टेबल, मैं ये अग्री करता हूँ इस बात से कि आप जितना चीज़ों को डिले करोगे, क्योंकि एक ह्यूमन नीड है, सही है, ह्यूमन बॉडी का फंडामेंटल फंक्शन में से एक फंक्शन है रिप्रोडक्शन। फिर नस्ल कैसे बढ़ेगी? नस्ल कैसे बढ़ेगी? ऊपर से आप लोग हमारे लॉन्डो को जिस डगर के पीछे लगा दिया गया, पैसे कमाओ उसके बाद चीजें देखो, तो भाई पैसे कमाना मसला नहीं है। यासिर भाई से मेरी अक्सर जो पॉडकास्ट होती है, द रीजन आई लाइक हिम इज दैट ही टॉक्स अबाउट मैनेजिंग मनी, नॉट मेकिंग मनी। मनी मैनेजमेंट स्किल्स कद्दू की नहीं है, लेकिन पैसा बनाना है और फिर शादी करनी है, तो भाई पैसा बनाते रहोगे, निकलता भी ऐसी रहेगा। तो ये बड़ी जरूरी चीज है। अच्छा, दोबारा टॉपिक पे आते हैं, डॉक्टर्स का। असल में तुमसे पूछना चाह रहा था कि डॉक्टर्स ने क्या रोल प्ले किया है तुम्हें डिस्करेज करने में प्लस इनकरेज करने में, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्टर, जैसे मैंने बताया, वो तो फौरन के फौरन बोलते हैं 2-3 चीजें उनकी, एक तो बेड रेस्ट करना शुरू कर दो, तो मसला है, और उसके बाद अच्छा लोग भी इतने कोई खलीफा हैं कि बेड रेस्ट बोल दिया ना तो वो 3 साल तक बेड रेस्ट करते रहेंगे, जाके पूछेंगे नहीं कि यार बेड रेस्ट हो गया अब क्या करना है मुझे। ऐसे लोग देखे हैं मैंने, मेरे पास आए कि यार ये वो लंजेस तो हो नहीं सकते, तो मैं क्यों, तो यार वो घुटने में एक टेंशन थी और डॉक्टर ने कह दिया था अब आप नहीं करेंगे। तो मैंने कितना अर्सा हो गया, बोला 4-5 साल हो गए शायद, तो मैंने दोबारा गया डॉक्टर के पास, नहीं जरूरत क्या थी, अब थोड़ी करना है, तो फिर उनको रिवर्स लंजेस कराना है या बॉल सिट्स कराना है, फिर ऐसा ऐसा स्ट्रेंथ में पता चलता है उनको क्या सीन है। तो डॉक्टर्स तो वैसे डरा देते हैं आपको। दूसरी चीज, डॉक्टर्स की खुद एक्सपर्टीज नहीं होती है। फिर तीसरी चीज, न्यूट्रिशन और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में जमीन आसमान है। बिल्कुल ऐसी। तो तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है डॉक्टर्स के साथ? देखें यार, मेरे बहुत रिनाउंड डॉक्टर से बात हुई है, दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स में 10% डॉक्टर्स को पता है बस इस चीज के बारे में, ये न्यूट्रिशन, अच्छा न्यूट्रिशन और ये बेड रेस्ट। आप सही बोल रहे हैं, बिल्कुल मुझे भी बोला बेड रेस्ट है भाई। अगर आपका फॉर एग्जांपल घुटने में दर्द है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या बोलता है? सर्जरी होगी, या तो आपको आर्थराइटिस है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको ये नहीं पता कि आपका जो शिन मसल है और थाई मसल है, अगर आप इसको स्ट्रेंथन कर ले तो आपको घुटने का पेन खत्म हो जाएगा। ब्यूटीफुल, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। दिस इज द रीजन इट्स कॉल्ड स्केलेटल मसल ना। हाँ, और लोग बोलते हैं यार हमारे पेन इतना है कि हम स्क्वाट्स नहीं कर पा रहे। यार कुछ तो करना पड़ेगा ना आपको। और देखो, बड़ी जबरदस्त फील्ड जो एक मशहूर होने लगी है, अब के लोगों को समझ में भी आ रहे हैं, वो करेक्टिव्स। बिल्कुल है, सही है। आपके फिजियोथेरेपी सेशंस होते हैं, वो सारा करेक्टिव एक्सरसाइज होती है। तो अगर आप नहीं कर सकते, पार्शियल रेंज ऑफ मोशन है भाई, फुल स्क्वाट नहीं कर सकते, पार्शियल, आप बगैर वेट के करो, बॉडी वेट कर लो, बगैर वेट से करो, बॉडी वेट के करो। और जितना वेट है ना आपका, आप उतने लकी हो क्योंकि आपके पास बहुत सारा वेट है मैनेज करने को। तो जितना आपका बॉडी वेट है उतना आपका फायदा है। बिल्कुल। तो तुमने वो डॉक्टर्स, ऐसे डॉक्टर्स तुम्हें कब मिले, या फिर जिन लोगों ने जिन डॉक्टर्स ने जिंदगी चेंज की, तुम्हें पता चला कि हाँ यार दीस काइंड ऑफ डॉक्टर्स शुड बी देयर इन आवर सोसाइटी टू इनकरेज सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज? यार मेरे डॉक्टर सलमान किरमानी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा। उन्होंने मुझे, जब मेरी बॉडी थोड़ी बहुत बन गई ना, तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि यार मैं तुम्हें इजाजत मेडिकली तौर पे भी नहीं देता, लेकिन एज अ फ्रेंड मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ, तुम करो। मैंने कहा यार ये बंदा डॉक्टर कम सपोर्टिव फ्रेंड ज्यादा लग रहा है, इससे बातचीत करनी चाहिए। मेरे बहुत सारे डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि यार अच्छा, डॉक्टर्स को खुदा की कसम नहीं पता, इस चीज के बारे में नहीं पता। वरना वो फिटनेस ट्रेनर के पास जाएंगे नहीं ना। फिटनेस ट्रेनर का रोल डॉक्टर से ज्यादा होता है, ये बात आपको भी पता है, आप भी कोच है, मैं भी कोच हूँ। ऐसे ही है। फिटनेस ट्रेनर क्या चार्ज करता है? 5,000 रुपए, 10,000 रुपए। यार तुम अपनी वैल्यू देखो, तुम पेशेंट को आईसीयू में जाने से बचा रहा है तू। ऐसे ही है। तू अगर करोड़ों रुपए भी मांग तो कम है तेरे लिए। ऐसे ही है। और लोग क्या बोलते हैं, अबे 5,000 रुपए भी बहुत है यार। मैं अक्सर बोलता हूँ कि हमारे माशरे में ना 2 लोगों की इज्जत नहीं है, एक कुरान पाक पढ़ाने वाले, बिल्कुल, और एक फिटनेस ट्रेनर की, क्योंकि दोनों लोग टुच्चे लगते हैं आपको। बिल्कुल। और दोनों मेन चीज है। कुरान पाक पढ़ाने वाला हिफ्स करता है, वो तफसीर पढ़ता है, सब कुछ करता है। एक फिटनेस ट्रेनर के पास फॉर एग्जांपल अगर वो क्वालिफाइड कोच है, तो वो बेसिकली
अगर वो जैसे तुमने कहा, जैसे वो डॉक्टर हैं और उनको बेसिकली पता है कि उनकी टेक्निकल स्किल्स से ज्यादा पीपल मैनेजमेंट स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स प्लस साइकोलॉजिकली किस तरह इनहैंस करना है किसी बंदे को, तो ये डॉक्टर्स को नहीं पता होता। बिल्कुल कितने डॉक्टर्स ऐसे होते हैं, आप उनके पास जाते हैं, सिर्फ 2-3 जुमले आपसे बोलते हैं ना प्यार भरे, तो आपका मर्ज वैसे ही ठीक हो जाता है। साइकोलॉजिकली उसको डील करना आता है। यार फाद भाई, इतने डॉक्टर्स ने रॉन्ग डायग्नोसिस पे कैपिटलाइज करा है ना मेरी आंखों के सामने, ये मैं आपको बता नहीं सकता। लोग पैसे दे रहे हैं, ये हो जाएगा, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, सही क्या हुआ और खराब हो गया का मामला। मैंने खुद अपनी आंखों में बहुत बड़े इदारे में मैंने देखा ये सब। डॉक्टर्स को इस चीज, उनके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। ऐसे जवाब क्या दोगे आगे जाके तुम? सही बात है, सही है ना। तो डॉक्टर्स को इनकरेज करना चाहिए और ऐसे डॉक्टर्स हैं भी नहीं भाई पाकिस्तान में। ये तो मैं जानता हूँ ना इस बारे में, बहुत कम डॉक्टर्स हैं जो सपोर्ट करेंगे आपको। लेकिन डॉक्टर से राब्ता, अगर आपका सपोर्टिव डॉक्टर है तो उससे तो राब्ता आपको, कनेक्शन आपको बनाना ही पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, कुछ ना कुछ करके बनाना पड़ेगा। हाँ। और हमारे यहाँ तो मैंने ऐसा भी देखा है कि जैसे फॉर एग्जांपल बीइंग ए फिटनेस कोच, या अगर आपको कुछ आता है, आपने कुछ बॉडी बनाई हुई है या फिर कुछ अपने ऊपर काम किया हुआ है, तो लोग, या फिर आप बाकायदा सर्टिफाइड फिटनेस कोच हैं या आप एस्टैब्लिश फिटनेस कोच हैं जिसके पास सोशल प्रूफ है, तो लोग क्या करते हैं, या जरा कुछ टिप्स बता दें, वो टिप्स बता दें। तो एक हमारा एक दोस्त है, फेसबुक फ्रेंड है, उसने बड़ी खूबसूरत बात लिखी थी एक दफा, किसी डॉक्टर को पार्किंग में पकड़ के आप बोलते सर वो मैं जरा गला खराब है, कुछ टिप्स बता दें। तो आप डॉक्टर से कभी इस तरह नहीं करते, तो वो बोलेगा क्लिनिक आ तू मेरे। इसी तरह फिटनेस प्रोफेशनल के साथ अभी कभी नहीं करते, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये लगता है गर्म पानी पीने से जो अंदर फैट होता है ना वो एक्सक्रीट हो जाता है, बाहर निकल जाता है टट्टी में। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है, ऐसे मैं अक्सर लोगों को जब बात होती है ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल तुम नहीं पढ़ा है, मैं नहीं पढ़ा, तो हम जब डीप डाइव करते हैं तो प्रेप साइकिल, अल्लाह माफ करे, दिमाग घूम जाता है। क्योंकि आपका हर जो बॉडी, हर जो मैक्रो है वो जाके आपके क्रिएटिन फॉस्फेट के थ्रू आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसको आप ये समझ रहे हैं कि गर्म पानी पी के फैट आपका ऐसे एक्सक्रीट हो जाएगा, और फैट मेटाबॉलिज्म का तो पता ही नहीं है कि फैट मोबिलाइज किस तरह होता है। अभी हमारे एक जानने वाले हैं जिनका प्रोडक्ट है वो सोना बेल्ट वगैरह जैसा प्रोडक्ट है, वो कह रहे हैं कि मैंने उनसे पूछा क्या टी शर्ट्स भी हैं, सोना बेल्ट भी हैं। मैंने कैश का प्रोडक्ट कौन सा है, कह रहा है सोना बेल्ट बिकती है दबा के। और तो मैंने अच्छा इससे क्या होता है, कहता है वो पसीना निकलता है तो फैट लॉस होता है। इससे पहले मैं कुछ बोलता हूँ, मैंने खुद भी नोट किया है, मैंने खुद भी 5 kg लूज किया है। मैंने हाँ भाई तू बेच रहा है, मार्केटिंग कर रहा है ना, हाँ तू बेच रहा है, तू क्यों नहीं लूज करेगा। तो तुम्हारे जहन में खास तौर पे जो एक्टोमॉर्फ है, अच्छा एक्टोमॉर्फ का मतलब ये खुद समझा देगा, पहले मैं चाहता हूँ यही समझाए। तो एक्टोमॉर्फ के लिए बहुत दफ़ा मुझे क्या होता है कि लोग, मैं अक्सर जो केस स्टडीज़ लगाता हूँ ज़्यादा फैट लॉस की या वेट लॉस की लगाता हूँ, तो जो एक्टोमॉर्फ्स होते हैं ना वो बेचारे आते हैं, बोलते हैं यार फात भाई को वेट गेन का ही बताओ। और सबसे गलत सवाल जो पूछते हैं ना, कौन सा प्रोटीन लेना है वेट गेन करने के लिए। भाई प्रोटीन वेट फैट लॉस वालों को चाहिए होता है, आपको तो बेसिकली प्रोटीन के अलावा और भी चीजें चाहिए जिसपे आपका फोकस नहीं होता। तो तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या रहा है इसमें? ये देखिए, एक्टोमॉर्फ्स तो वही होते हैं कि हार्ड गेनर्स होते हैं जिनका मसल मास गेन करने में आसान लफ्जों में बहुत मुश्किल होती है, ठीक है ना, वो एक्टोमॉर्फ होते हैं। 3 बॉडी टाइप है जिसमें से एक है ये। उसके बाद जो एक्टोमॉर्फ जो गलती जो करते हैं ना, वो ये करते हैं कि भाई प्रोटीन का डब्बा ले लिया, ठीक है ना, मेरे पास आते हैं प्रोटीन का डब्बा ले लिया मैंने यार, और मैं इसको खाऊंगा। मैंने कहा कैसे खाएगा, पता है तुझे कुछ नहीं? पता नहीं है, शेक में डाल के खा लूंगा वर्कआउट से पहले। ऐसे ऐसे आए। अच्छा भाई ले लिया तूने, 1 महीने के बाद 1.5 महीने के बाद आ रहा है, रिजल्ट तो नहीं आ रहे मुझे। वर्कआउट मैंने चेक करा, डाइट चेक करी, मैंने कहा तेरी डाइट ही उल्टी है, तेरी बॉडी एडजस्टमेंट, बॉडी कैलोरीज जो आपकी रिक्वायरमेंट है उतनी तो है ही नहीं, तेरी सरप्लस में हो गई नहीं, उस सरप्लस में है ही नहीं तू, बिल्कुल। और तू प्रोटीन खाया जा रहा है, तेरी बॉडी को चाहिए कार्बोहाइड्रेट ज्यादा, गुड फैशन का। तू कभी कभी खा भी सकता है, कुछ फास्ट फूड वगैरह खा सकता है, फोड़ तू। वो खुराक क्या है यार फात भाई, मैं तो देख सुन के मुझे दिल चाहता है इन बेगैरतों को 2 अंडे खुराक ये सुबह, जौ का दलिया दोपहर में, और रात में जो खाना पकड़ा उसमें शेक। मैं वर्क एक्सरसाइज के 11 बजे जिम जाता हूँ तो मैं शेक पी के चले आता हूँ। अबे तू पहले बात, तू भरे हुए पेट में क्यों जा रहा है? ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा एक मैं वेट लॉस की भी बता देता हूँ। इन जाहिलों को ये तमीज नहीं है वेट लॉस करने में कि 2 किलो, अबे यार मेरा 2 किलो वजन कम हो गया, 5 किलो वजन कम हो गया, तेरा वाटर वेट रिड्यूस हुआ है। बिल्कुल। अभी तो फैट लॉस पे काम ही तेरा फैट लॉस का काम ही नहीं है तेरा अभी। अच्छा वेट रिड्यूस कर रहे हैं तो समझते हैं बड़े आला है, बैठ क्या समझते हैं कि हम ही हैं बस और कोई भी नहीं है। तो समझते हैं कि भाई फिश रखी हुई है सामने, फ्राइड आइटम रखा हुआ है सामने, क्या है भाई वेट लूज कर रहे हैं, फिश खानी चाहिए यार,
हाँ। महीने में हफ्ते में एक दफा ना फिश खानी चाहिए। कैसे प्रोसेस हुई है वो और ये क्यों खा रहा है तू? हाँ। फ्राइड आइटम क्यों खा रहा है? इसमें हम डायबिटीज और उसके ऊपर बात करेंगे। लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता। ब्रीथ वर्कआउट के दौरान जो फैट ड्रॉप होता है ना, ब्रीथिंग के जरिए होता है। यहाँ तो मैं कह रहा हूँ ना, सोना बेल्ट से आगे नहीं निकले। बिल्कुल ऐसी वो अंदर पहन के एक्सरसाइज। मैंने हाइपरथायरॉइडिज्म के पेशेंट देखे हैं खुद अपनी क्लिनिक में और वैसे भी के यार लोगों को नहीं पता। डॉक्टर्स को आप आलू छोड़ दें चावल छोड़ दें, अब इससे क्या होगा? आलू चावल छोड़ने से क्या होगा तेरा? सही बात। आलू चावल छोड़ने से अच्छा वो छोड़ दिए। एक है हमारी बहुत, उन्होंने आलू चावल छोड़ दिए, कुछ भी नहीं हुआ और फ्रस्ट्रेट हो गए होगा। कुछ भी नहीं हुआ। हाँ। फिर मैंने उससे पूछा कि भाई क्या है? मैं वेट रिड्यूस नहीं कर सकता यार, उल्टा और बीमारी और बीमारी और बीमारी। वो एक्सक्यूज वाली बात आ गई। वही एक्सक्यूज वाली। और फिर बच्चे अच्छा क्यूट, सिर्फ बच्चा ही अच्छा लगता है भाई। हाँ। बड़े अच्छे नहीं लगते लड़के। पता नहीं लड़कों को कैसा अच्छा लगता है, बेब्स क्यूट बोल देते हैं उनको, मुझे नहीं लगता है भाई, सिंपल सी बात। तो ये वेट लॉस में भी हम आगे बात करेंगे डायबिटीज से किस तरह इसका रिलेशन है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना वो यही है कि वेट रिड्यूस करना आपको आता ही नहीं है। तुम्हारा जो कोचिंग एक्सपीरियंस रहा है, तुम्हारे जो जिनको कोचिंग तुम करते हो, उनका एज लिमिट्स क्या होती हैं, एज ब्रैकेट क्या है? यार एज मेरी ज्यादा से ज्यादा मेरे 30-40 तक। 30-40। और कहाँ से स्टार्ट करते हो? 18 साल की उम्र। 18 साल। छोटे भी, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, मैं ऐसे पेशेंट्स को भी डील करता हूँ, ऑस्टियोपोरोसिस वाले, क्योंकि डॉक्टर्स कभी भी ये नहीं ऑस्टियोपोरोसिस वाले को बोलेंगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर तू। हाँ, कभी नहीं बोलेगा। नहीं मैं बोलता हूँ कर। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना। तो 2 पेशेंट मेरे, एक चिल्ली में था जो पिकनो की पेशेंट थी, उन्होंने मुझसे वो करा, और एक और पेशेंट था वो मेरे ख्याल से कोई नॉर्थ पता नहीं कहाँ पे था वो, उससे मेरी बात हुई तो वो बोल रहे यार डॉक्टर्स इंटरनेट देख के मेरा ट्रीटमेंट कर रहा है। मैंने कहा इंटरनेट देख के क्या ट्रीटमेंट करेगा तेरा यार? रेयरिटी इतनी है उसकी, पता ही नहीं है डॉक्टर्स को। ये रॉड फिक्स कर दी, फ्रैक्चर हुआ, ये रॉड फिक्स कर दी, अब हुआ क्या? लेग्स बोर्ड हो गई, पूरा रॉड का बना हुआ, लेग्स बोर्ड हो गई, मुड़ गई हूँ। अब वो मुझसे पूछ रही कि क्या करूं? मैंने कहा भाई तुम 2-3 एक्सरसाइजेस ऐसी करो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के हवाले से। तो बोलिए कि मेरे अच्छा, मैंने जब उसको बताया ना, डाइट नॉन मुस्लिम है तो हम डाइट में इतना मैं वो नहीं पढ़ रहा, तो मैंने उसको वर्कआउट बताया। मैंने कहा प्रोटीन इतना ले और ये इतना ले, जो आम बंदा करता है। तो मैंने जरा चेक करूं कि यार जो आम बंदा एक्सरसाइज करता है वो इसके ऊपर अप्लाई भी होती है, इसके ऊपर इसको फर्क भी पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा? तो बोलिए मेरे हर महीने फ्रैक्चर होता था, 3 महीने हो गए फ्रैक्चर नहीं हुआ। मैंने कहा कुछ ना कुछ बात है, तू करते रहे। बोलिए मेरा फ्रैक्चर ही नहीं हुआ। बोलिए मैं 3 घंटे खड़ी रही कॉन्सर्ट में, मैं खड़ा ही नहीं हो सकती थी। तो ये चीजें ना ऑस्टियोपोरोसिस वाले पेशेंट को एग्जांपल दे रहा हूँ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी ही करनी है, और इसका बहुत जो बोन डेंसिटी बढ़ानी है आपको। हाँ, और जो बहुत बेसिक इसका रीजनिंग मुझे नजर आती है, जितना मेरे एक्सपीरियंस, मेरी स्टडीज हैं भाई, मैं हर किसी बंदे को बोलता हूँ कि 3 तरह के मसल होते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल बॉडी। बिल्कुल। जो आप वेट लिफ्टिंग से या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से बनाते हैं ना, वो होता है स्केलेटल मसल। और स्केलेटल मसल के नाम के अंदर ही स्केलेटन है, तो आपके स्केलेटन को सपोर्ट कर रहा है, आपकी हड्डियों को। फॉर एग्जांपल एल्बो के इर्द गिर्द जो भी आपके मसल्स हैं वो आपकी एल्बो को सपोर्ट कर रहा है। मैं अपना हाथ यहाँ से उठाई मसल्स के थ्रू रहा हूँ, अगर ये मसल्स ही कमजोर होंगे तो मैं उठा भी नहीं पाऊंगा यार। तो ऑस्टियोपोरोसिस वाले या जो भी चीजें हो गई, जो भी आपकी बोन डेंसिटी से रिलेटेड चीजें होती हैं, उनके इर्द गिर्द की चीजों पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके अगर पटेला का कोई मसला हो गया या फिर आपके घुटनों में दर्द शुरू हो गया है, तो अब आपको ये नहीं करना है कि आप रिलैक्स कर जाएंगे, आपको उसके इर्द गिर्द के मसल्स पे काम करना है ताकि उस इंजरी को रिकवरी करने में आसानी हो या जल्दी हो। बहुत दफा तुमने देखा होगा कि कुछ एथलीट्स होते हैं, जैसे अभी एक जो आर्नल्ड मिलता जुलता था, वॉन मोगन कोई नाम था उसका, तो उसने बाइसेप टीयर कर लिया था एक जमाने में, अब तो खैर गायब हो गया वो, तो उसने लोअर बॉडी पे शिफ्ट हो गया। तो बहुत दफा अगर किसी का चेस्ट हो गया तो वो फिर लोअर बॉडी मसला हो गया तो वो आर्म्स और बैक पे लग गया। तो आप जब तक आप होता क्या है कि इंजरी के बाद छोड़ के बैठ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे, तो ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज मुझे ये बताओ कि डॉक्टर्स का जो न्यूट्रिशन का एक्सपीरियंस है, तुमने बहुत दफा लोग सिर्फ डॉक्टर्स 2 चीजें बोलते हैं, एक तो आप वॉक करें और एक तुमने बताया कि चावल छोड़ दें, रोटी छोड़ दें, सही है। तो ये वॉक करने का जो एक कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? देखिए मैं इसको डायबिटीज से भी रिलेट करूंगा, ठीक है ना। न्यूट्रिशन के बारे में बहुत कम डॉक्टर्स को पता है। फॉर एग्जाम्पल हम थोड़ा डिटेल में चले जाते हैं, बंदा वेट लूज कर रहा है, पहली बात तो क्लीन डाइट पे होना चाहिए, ठीक है ना। डेफिसिट। अब डॉक्टर क्या बोलते हैं, यार प्रोटीन इंटेक ज्यादा बढ़ाओ, कार्बोहाइड्रेट कम करो, फैट ऐसे लो और अपनी बॉडी के हिसाब से, और ये वो।
पहली बात जो नोट आती है, डॉक्टर वसीम ने इसका बहुत अच्छा रेफरेंस दिया था और वो बात मेरे क्लिक करी थी। जो आप तेल खा रहे हैं वो कौन सा है? कैनोला ऑयल खा रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड बढ़ाएगा वो। मैंने खुद देखे हैं ऐसे पेशेंट। पहली बात, डॉक्टर्स ये नहीं बताएंगे। दूसरी बात, प्रोटीन इंटेक कितना करना है भाई, इतनी चिकन खा लो, बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं बताएगा डॉक्टर, वो न्यूट्रिशनिस्ट ही बता सकता है। बिल्कुल ऐसे है, ठीक है ना। डायबिटीज के ऊपर जब हम आते हैं, डायबिटिक पेशेंट को डॉक्टर बोलता है कि आप वॉक करो। इसमें सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन है वॉकिंग का, डायबिटिक पेशेंट के वैसी मसल एट्रोफी हो रही होती है, मसल जा रहे होते हैं, ठीक है ना। वॉक जब वो करेगा ज्यादा या जॉगिंग करेगा तो ग्लूकोज जो इर्द गिर्द घूम रहा है उसकी बॉडी में, शीरा, खून में शीरा ज्यादा है ना, तो डायबिटिक पेशेंट है वो, तो वो जो शीरा जो है वो मसल्स को चाहिए आपके। मसल जब लूज हो रहा है तो आपकी शुगर बढ़ेगी या कम होगी? सही बात, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। टेम्पररी शुगर जो है वो नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल नहीं थोड़ी कम हो जाएगी, एक हफ्ते के बाद देखोगे आप उससे भी शुगर ज्यादा ऊपर होगी। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि मसल में ग्लाइकोजन, ठीक है ना, इंसुलिन लेवल उससे भी ज्यादा। बिल्कुल ऐसे है। 80% ग्लूकोज आपका मसल लेता है। बिल्कुल सही है। अगर आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर ली तो 80% जो आपके खून में शीरा घूम रहा है उसका तो काम हो गया। मिसाल दे दो, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का एक एक मसल दिख रहा है, तो वो एक एक मसल जो है ना वो ग्लूकोज को अपने अंदर स्टोर कर रहा है, कैपेसिटी है उसके अंदर इंसुलिन सेंसिटिव होने की। बिल्कुल ऐसे है, ठीक है ना। वॉकिंग से उल्टा आपका तबाही होगी। आपको चाहिए मसल ट्रेनिंग और आपको करना है लो कार्ब डाइट। डॉक्टर वसीम इसके ऊपर बात करते हैं, मैं भी ये बताता हूँ, लोगों को ये बात समझ नहीं आती। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना टाइप 2 डायबिटीज में, टाइप 1 में भी बहुत ही लाजमी है, बहुत ही लाजमी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से देखें, लोग जो है ना, मैं थोड़ा सा मेडिकल का भी पर्सपेक्टिव दे देता हूँ, लोग जो है ना वो HbA1C चेक कराते हैं अपना 3 महीने की शुगर, वो जरा सा ऊपर आ जाए, यार हम तो डायबिटिक हुए, ऐसा नहीं है। आपको जो कराना है वो कराना है फास्टिंग इंसुलिन। सही। डॉक्टर वसीम ने बहुत अच्छा रेफरेंस दिया था उसके ऊपर। जब मैंने उसके ऊपर पूरा पढ़ा ना, जब नॉलेज देखी और मैंने पेशेंट्स के ऊपर देखा, फास्टिंग इंसुलिन अगर आपका 2 से ऊपर है तो आप मतलब तबाही की तरफ जा रहे हैं, और अगर 2 है तो बेहतरीन चल रहा है आपका। लोगों को ये नहीं पता, डायबिटिक पेशेंट को, यार रोटी चावल इससे शुगर आपकी बढ़ती है। बिल्कुल। एट द एंड कार्बोहाइड्रेट है ना, तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा आपकी बॉडी में, और प्रोसेस भी है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। बिल्कुल। शुगर पेशेंट को चाहिए प्रोटीन दबा के खाए, कोई मसला नहीं है। फैट खाए, गुड फैट्स, जो अल्लाह ताला के बनाए हुए फैट, जो मुफ्ती तारिक मसूद बोलते हैं ना, दुम्बा के चक्की जो है, वो आप खाओ। आपको किसने मना करा? जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे लो हो, बिल्कुल, शुगर पेशेंट के लिए वो सबसे ज्यादा फायदेमंद है। लोगों को यही नहीं पता। खजूर भी, खजूर देखे, इफ्तारी, अभी रमजान आने वाले हैं इंशाल्लाह हम सब, तो अफ्तार में लोग क्या करते हैं, डायबिटिक पेशेंट समोसा ये वो, यार आपका लबलबा जो है ना वो सुकून में बैठा हुआ है रोजे के दौरान, पैंक्रियाज, आपने जैसी ही लेके गए कार्बोहाइड्रेट अंदर, तो लबलबा मैदे को सिग्नल दे दे, रिलीज करो पैंक्रियाटिक जूस। ऐसे ही है। वो लबलबा इतना सा ऑर्गन है, लिवर फिर भी बड़ी वो पनिशमेंट बर्दाश्त कर लेता है, वो लबलबा इतना सा, यार उसके ऊपर आप स्ट्रेस डाल लो, और फिर ये डाइजेस्टिव इश्यूज, शुगर पेशेंट ना भी हो, डाइजेस्टिव इश्यूज और हाई ब्लड प्रेशर, इंसुलिन जो बढ़ जाती है आपकी, डायबिटिक जो हो जाता है, अल्जाइमर डिजीजेस, ये सारे सिर्फ एक उस ऑर्गन की वजह से हो रहा है, पैंक्रियास की वजह से। इससे भी रिलेशन वेट लॉस का है। उसके बाद क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट की इंटेक जब आप रखेंगे ना, आपके अंदर हो जाएगी लेप्टिन रेजिस्टेंस। बिल्कुल ऐसे ही। लेप्टिन एक हार्मोन है जो आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि और नहीं खाना, बस पेट भर गया। कार्बोहाइड्रेट और फैट जब आप खाएंगे ना, तो आपकी बॉडी हर 2 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा और खाओ, थोड़ा, आपने भी नोट करा होगा, मैंने भी नोट करा है, थोड़ा थोड़ा सैटिस्फैक्टी का जो डिफरेंस होता है ना, उससे क्या होता है, जैसे आप कार्बोहाइड्रेट और फैट खाते रहेंगे, आपका इंसुलिन लेवल और बढ़ता रहेगा। आप प्री डायबिटिक हो जाएंगे, उसके बाद डायबिटिक पेशेंट आप हो ही जाएंगे। इसलिए मैं फिटनेस कोच बोलता हूँ, प्रोटीन इंटेक ज्यादा रखें आप। ऐसे ही यहाँ पे एक्टोमॉर्फ और किसी उसकी बात नहीं हो रही, एक नॉर्मल बंदे की बात हो रही है। वेट लॉस करने में भी आप कार्डियो मत करो भाई, बिल्कुल ऐसे ही, ज्यादा फोकस कार्डियो पे मत करो। मैंने देखा साइकिलिंग कर रहे हैं, ट्रेडमिल कर रहे हैं, मैंने आपकी वीडियोस देखी, आप भी ये बताते रहते हो कि यार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस करो। वाकई में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस करो भाईजान,
क्योंकि मैंने देखो सिंपल सी बात है, मैं कहता हूँ ना कि मैं अगर 10-12 साल पहले अपने पिक्चर्स आगे कुछ लगाता हूँ तो मुझे अपने ऊपर फख्र इस बात का होता है कि मैंने इस बात को रियलाइज करके साइंस को अप्लाई किया। साइंस को अप्लाई कर लो, उसको रेजिस्ट ना करो भाई, सिंपल सी बात है। तो मैंने अपने अंदर खुद चेंजेस देखे। मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ, द फर्स्ट टाइम आई हिट द जिम वाज बैक इन 2002, जब मैं 10th ग्रेड में था अपने स्कूल में। दोस्तों यारों के साथ ऐसे ही हाजी क्लब, वाटर पंप वाले हाजी क्लब चला गया था, वो तो बड़ा मशहूर हमेशा से रहा है। 2002 के बाद मुझे अच्छी तरह याद है 2016-17 से मैंने सीरियसली लेना शुरू किया। शौक हमेशा से था, स्कूल किया, कॉलेज किया, यूनिवर्सिटी आई, शादी हुई, जॉब हुई, बच्चे हुए, तो वो ऑफ एंड ऑन चलता रहता था। लेकिन जब मैंने 2016-17 में साइंस को पकड़ा, न्यूट्रिशन को, लेग वर्कआउट को, कंपाउंड लिफ्ट्स को, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को, इंटेंसिटी को, फ्रीक्वेंसी को, वॉल्यूम को, इन सबको देखा, सबको मिक्सअप किया और न्यूट्रिशन को 80% पार्ट लेकर आया, देन आई स्टार्टेड सीइंग चेंजेस इन माय बॉडी। तो मतलब फॉर एग्जांपल मैं अब 2018 से पीछे मुड़ के देखूं, 2002 से 2018 कितना 16 साल हो गए, तो मैं 16 साल अंधेरे में गुजारे हैं। और मतलब जो यूट्यूब उस जमाने में था नहीं, बाद में यूट्यूब आया, देख रहे हैं, कर रहे हैं सब कुछ। हमारे जहन में भी ये था कि हम जितना खा रहे हैं कम से कम कैलोरीज कंज्यूम तो कर रहे हैं, जो कि इंतहाई खतरनाक बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरी चीज, तुमने बड़ी अच्छी बात की, मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स की जो हमने बात की, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका ये क्लियर कर लें कि सिंपल सी बात है कि जो आप आलू खाते हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तकरीबन 80 के करीब होता है, लेकिन आप स्वीट पोटैटो खाते हो 30-40 के करीब होता है। तो जितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा उतना बेहतर है। एक तीसरी चीज़ इसमें आती है कि जब भी आप कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं ना जो कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, जैसे 70-80 है, आलू है या चावल है, उसको किसी अच्छे प्रोटीन के साथ मिक्स करें। बिल्कुल। तो उसका जो ओवरलोड होता है ना, वो बेसिकली आपको एक क्या कहते हैं, एक तो रिकवरी आपकी अच्छी करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा करता है, और दूसरा आपको प्रोटीन का जो सटाइटी लेवल है और जो आपका डाइजेशन लेवल है वो थोड़ा सा उसका जीआई को नीचे लेकर आता है। तीसरी चीज, बल्कि चौथी चीज बोलूंगा, फाइबर का बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है, लोगों को ये नहीं पता। बिल्कुल, जो तुमने आलू चावल की बात की, आलू भी खाएंगे तो फ्रेंच फ्राइज खाएंगे ना, बिल्कुल, चावल भी खाएंगे तो फोड़ेंगे आप। यार फात भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, सॉरी कट कर रहा हूँ। लोग समझते हैं कि यार मैं थोड़ा ओवरवेट हूँ, मैं सब खा रहा हूँ, मैं चल फिर रहा हूँ, मेरा सांस नहीं फूल रहा, मैं फिट हूँ। हाँ, मैं फिट। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। हेल्दी और फिट में फर्क होता है, बिल्कुल भी नहीं है। आप सही आप फिट हो, 10 स्क्वाट मुझे लगा के दिखा दो आप बगैर बॉडी वेट के साथ, नहीं लगा पाए, नहीं लगा, बिल्कुल सही है ना, वो फिट नहीं है, फिट नहीं है, ठीक है ना। जिसकी तोन निकली है वो फिट नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है ना। लोग बोलते हैं यार हम तो सब खा रहे हैं, हम तो सब खा रहे हैं, और फिर मिसाल देते हैं अबे यार वो 80 साल का वो तो सब खा रहा है। जब पता चलता है ना उसकी मुशक्कत कितनी है, हाँ, तो फिर पता चलता है कि यार हम तो, हाँ सही बात है। और सिंपल सी बात है, आपका मैनुअल वर्कआउट कितना ज्यादा होता है। मैं बहुत दफा लोगों की मिसाल देता हूँ, मजदूरों के 6 पैक बने हुए होते हैं भाई, बड़े जबरदस्त रोटी और तंदूर वालों के, हाँ तंदूर वालों के। लेकिन जब आपको खाता हुआ दिखते हैं वो सब खा रहे होते हैं और वो अच्छा खासा खा रहे होते हैं। यार उनका मैनुअल वर्कआउट इतना है कि आप वैसा वर्कआउट करो, आप देख फोड़ जाओगे। बिल्कुल ऐसा ही है यार। क्रिस हेम्सवर्थ का जो ट्रेनर है उसकी मैंने बुक पढ़ी है अभी, रिसेंटली पढ़ा हूँ, द रेजिलियंस। उससे पहले उसकी द वर्ल्ड्स फिटेस्ट बुक है, रॉस एजले। जी, रॉस एजले बहुत जबरदस्त है। उसने वो क्या कहते हैं, ब्रिटिश आयल के अगेंस्ट उसने अराउंड 168 डेज में उसने स्विम भी किया है। उसमें उसका कैलोरिक इंटेक जो है ना 5000 से 10,000 के बीच में रहा है, क्योंकि उसको एनर्जी कंजम्पशन चाहिए थी। लेकिन जब भी आप उसको थ्रू आउट द स्पैन देखेंगे तो वो रिप्ड नजर आएगा आपको, बिल्कुल। क्योंकि जब उसके बारे में मैंने पढ़ा तो एक तो ये वाले वर्कआउट्स, ऊपर से रात को सोने से पहले 2 घंटे वर्कआउट, फिर बीच में उसके स्ट्रेंथ कार्डियो और कुछ जैसे वो कहते हैं ना कि क्रॉसफिट वर्कआउट्स। तो जब आप दिन में 6-6 घंटा 7-7 घंटा मैनुअल वर्कआउट कर रहे होगे तो फिर आप कुत्ते की तरह खा भी सकते हो, वरना कोई फायदा नहीं है। अब आप चाहते हो कि यार वैसे खाएं, क्योंकि वो भी खा रहा है और बॉडी भी ऐसी बना रहा है। और उसके बाद क्या कहते हैं, अगर बंदा नेचुरल भी होगा ना, बोलेंगे टीके लगाता है साला। यही तो मसला है ना। अभी मेरे इंटरव्यू करने आया था, बहुत बड़ा चैनल है, नाम नहीं लूंगा। उसने बोला भाई ये तो टीके लगाए हुए आपने। तुमने भी टीके लगाए? हाँ, मैंने टीके लगाए हुए। ओ भाई मेरी बॉडी में लग ही नहीं सकता, अगर मैं चाहूं भी तो नहीं लगा सकता मैं। और वैसे भी इतना केमिकल डोचा है बॉडी में, मैं और पागल हूँ क्यों लगाऊं मैं? हार्मोनल फ्लक्चुएशन आ जाएगी। और भाई आप टीका है, मैंने बैक पोस्ट करा, उस्ताद गलत जगह है, कैमरा मैन को बोल रहा है। वो मैंने कहा क्या हो गया? बोल रहा आप तो टीका है। मैंने कहा तू इंटरव्यू ले और निकल यहाँ से। तू लेके इंटरव्यू लेके चला गया वो। तो ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, बहुत मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो बहुत सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने भी मुझे देखा ना, तो बोल रहे हैं फुरकान ये नेचुरली पॉसिबल है इस डेफिशिएंसी को लेके। मैंने कहा पॉसिबल है। बोले यार हमने तो नहीं सुना ये, हम तो मेडिकल इवेंट्स करते हैं, जाते भी हैं, और हमने तो नहीं देखा ये। असल में मैंने जो
अपने एक्सपीरियंस से नोट किया है ना, एक तो तुम्हारी एज का बहुत अच्छा फैक्टर है, सही, और तुमने बहुत अच्छी एज पे इसको अडॉप्ट किया है। बिल्कुल 16-17 के साल आगे इसका तो 4 साल की तुम्हारा जर्नी है इसमें। 4 साल बहुत होते हैं यार। 4 साल अगर आप 30 साल के 40 साल की उम्र में भी करना शुरू करेंगे ना, 4 साल में आप भी कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। दूसरी चीज, इसकी बॉडी में जो मैंने देखा है, हम आपको विजुअल्स दिखाएंगे, आप तस्वीरें देख सकते हैं, इसको ऐड कर तस्वीर लगा देना। इस पे 2 चीजें होती हैं, एक होते है वैस्कुलैरिटी, जो आपकी नसें नजर आ रही होती हैं, एक होता है मैसिव मस्कुलैरिटी। तो मस्कुलैरिटी के साथ वैस्कुलैरिटी अगर आपके पास हो तो, और आप 30 साल से ऊपर हो, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपने टीके शीके लगाए हुए हैं, या आपने कहीं स्टेरॉइड लिए हुए हैं, कोई परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग लिया हुआ है। लेकिन 22 साल की एज में विद मिनिमल फैट परसेंटेज एक अच्छी डिफाइंड बॉडी, कोई मसला नहीं है, प्रोवाइडेड कि इसी तरह का न्यूट्रिशन आपने रखा हो, आपको पता हो कि भाई आप कितना प्रोटीन ले रहे हैं, आप कितना कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, आपने हर चीज डायल इन की हुई हो। दूसरा, आप लेग्स वर्कआउट भी करते हो, सिर्फ एब्स नहीं लगाते हो, आप कोर के वर्कआउट, फाउंडेशन है, लेग फाउंडेशन। और यहाँ मैंने लॉन्डो को देखा है, वो 30 साल बाद, उनको मैं समझाता हूँ कि भाई अब तू 30 साल से ज्यादा हो गया, अब तेरा, मैं ऐसे लोगों को बता रहा हूँ कि कुछ लोग मुझे अभी कंसल्ट करते हैं कि वो बोलते हैं कि भाई, जब मैं उनसे पूछता हूँ ना कि लेग वर्कआउट, कहते हैं हाँ ट्वाइस टाइम्स, तो मैंने कहा ट्वाइस अ वीक, कह रहे हैं नहीं, लाइफ टाइम में ट्वाइस दफा किया है, और 20 साल से वर्कआउट कर रहे हैं, 15 साल से वर्कआउट कर रहे हैं, और कहते हैं कि यार ये प्रॉब्लम है, ये पहुंच नहीं जाता, हमारे जो तोंद है ना, ये हमेशा से रहती है। वेल बिल्ट लोग, अच्छे लोग, तो मैंने कहा भाई कुछ ना कुछ तो 15-20 साल में नहीं किया ना, जिसकी वजह से पहुंच नहीं जा रहा। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं देखूं, मेरी टांगे मेरे धड़ से लंबी हैं, तो 50% ऑफ द पोर्शन मेरे उससे ज्यादा है, टांगे ज्यादा है, तो मैं उसी को ट्रेन नहीं कर रहा। ग्लूट्स आप अगर ट्रेन नहीं करेंगे तो मैंने कुछ लोगों को देखा है, कांप रहे होते हैं, डिजीनेस हो रही होती, कांप रहे, ऊपर से ये है, ग्लूट्स की बात कर रहे हो, ये जो हिप थ्रस्टर्स होते हैं, आप कभी जिम में लगाओ, लौंडे आ जाते हैं, बोलते हैं आप बच्चियों वाली एक्सरसाइज, ये तो बेब्स करती हैं, तू कर पे पता चलेगा, ये तो इंस्टाग्राम की बेब्स करती हैं, इंस्टाग्राम की बेब्स ज्यादा मेहनती है, इन लोगों ज्यादा मेहनती हैं, 300 केजी के। आप सिंपल सी बात है, अगर आप उसको देख लें, ड्वेन द रॉक जॉनसन को देख लें, वो 400 केजी के हिप थ्रस्ट लगाता है भाई, वो बेब है, लेकिन समझ में नहीं आता लोगों को। लौंडे पागल हुए हुए हैं, लौंडे लड़कियों के चक्कर में ज्यादा बॉडी नहीं बना रहे यार, जो कि इंतहाई गलत कॉन्सेप्ट है, चीप कॉन्सेप्ट है, चीप कॉन्सेप्ट है। ये देखें, अगर किसी ने अगर आपको रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद आप बॉडी बना रहे हो, वो तो फिर भी समझ आता है, वो समझ आता है फिर भी, लेकिन आप इम्प्रेस करने के लिए और ये सब बेहुदा हरकतें करने के लिए कर रहे हो, फिर आप, यार आपकी जिंदगी में यही रह गया बस। और दूसरी बात है कि आप सही लड़की को टारगेट ही नहीं कर रहे हो, उसका मतलब। मैंने कुछ ऐसे देखे, कांच से नाम लिख रहे हैं, अबे तू जिम जा, वहां निकाल अपनी फ्रस्ट्रेशन, जिम खुला है तेरे लिए, निकाल तू वेट्स पे, लेग्स लगा, कांच से नाम लिख रहा है। मैंने कहा अबे ये क्या कर रहा है तू, और चर्च पी रहा है। हाँ, ये ओरिएंटेशन बड़ी। जिम जाना तो भाई मैं बोलता हूँ इस उम्र में, इस जमाने में बहुत जरूरी है। तुम्हारा शादी का क्या प्लान है? यार इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने जब वक्त मुकर्रर करा है जब ही करेंगे, लेकिन जेनेटिक डिसऑर्डर के ऊपर थोड़ा सा आ जाता हूँ, कजन मैरिजेस के हवाले से। देखिए, कोई भी अगर डिसऑर्डर हो किसी बंदे को, ओवरकम तो नहीं हो सकता, इसलिए आई एम 1 in a million, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर डिसऑर्डर हो या सिंड्रोम हो कोई भी, कजन मैरिज बिल्कुल भी ना करें। ओके, बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी ना करें। उससे क्या होगा, कैरियर्स की मैंने बात करी थी ना, 75% चांस होता है कि बच्चे में डेफिशिएंसी ना आए, 25% चांस होता है कि आए। अगर बच्चे में ना आई तो आपकी वाइफ में थोड़ी बहुत डेफिशिएंसी, फ्लक्चुएशन आ सकती है। इसलिए आप देखते होंगे प्रेगनेंसी टर्मिनेशन हो जाती है कुछ लोगों की, कि यार टर्मिनेट कर दी प्रेगनेंसी, ये मसला आ रहा है बच्चे में, एबॉर्शन हो जाते हैं कुछ खातून के, जो कि कितना पेरेंट्स के लिए कितना वो दर्दनाक वो होता है। तो वो क्या है, मैंने ज्यादातर कजन मैरिजेस में देखा। हम किसी को डिस्करेज नहीं कर रहे, हाँ, सही बात, कजन मैरिज मत करो, लेकिन जो है वो है यार। हमने खुद देखा है आंखों से, खुद यार एक पेशेंट आई, 6 मिसकैरेजेस हुए, फर्स्ट कजन 6 मिसकैरेजेस यार। दूसरी आई 5 मिसकैरेज हुए हुए, एक जो है वो बच्चे की डेथ हो गई, उनमें से एक बच्चा नॉर्मल है। और ऐसी पेशेंट भी है कि बच्चे को कुछ भी नहीं है, बैठा हुआ नॉर्मल, खुजाएगा ना तो उसके स्किन से खून निकलना शुरू हो जाएगा। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जीन्स, जेनेटिक एक ऐसी फील्ड है ना जो कि आपको हिला के रख देगी, आपको पता ही नहीं चलेगा यार ये भी अच्छा, ये इस तरह होता है, ये नहीं होता, अच्छा फिर ये होता है। अच्छा, इसके लिए स्पेसिफाई कर सकते हो? फॉर एग्जांपल जैसे मैटरनल कजन्स होते हैं, पैटर्नल कजन्स होते हैं, तो दोनों के लिए लागू होता है, या फिर पैटर्नल कजन जैसे चचा ताया? यार देखें, क्योंकि वो तो फादर एक सेम चल रहा है वो जीन्स, और एक दोनों के लिए लागू है। अच्छा, दोनों के लिए ब्लड रिलेशन जो आपका ज्यादातर फादर की साइड से, ज्यादा। ज्यादा। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मेरी अपनी कजन मैरिज है। जी जी, खालाजाद जी।
तो इसलिए मैंने पूछा कि यार नहीं, ये वो क्या ये बहुत रेयर केसेस में होता है कि हाँ। बच्चे नॉर्मल हो, हाँ। और होते हैं, मैंने खुद देखे। लेकिन मैंने इसलिए पूछा कि पैटर्नल कजन्स का मैंने पढ़ा भी है खास तौर पे, क्योंकि वो एक लिनेज चल रहा है क्यों ना आपकी, तो वो बेसिकली फादरी लिनेज होती है। जी जी। फॉर एग्जांपल, क्योंकि आपके जब खालाजाद होते हैं, कुछ होते हैं, फिर लिनेज डिफरेंट हो जाती है आपकी। तो मैंने इसलिए पूछा कि तुम्हारी स्टडी, तुम्हारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ओवरऑल अवॉइड करना चाहिए या फिर पैटर्नल? यार देखें, जब रिश्ते की बात आए ना तो लोग बहुत सेंसिटिव मामला होता है, ये हम इसमें वो नहीं कर सकते। हाँ, हमारे यहाँ तो खानदान से हड्डियां से हड्डियां जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट, यही तो मसला है। यही तो मसला है। मेरा एक कॉन्सेप्ट था, यहाँ तो मैंने पंगा लिया था। आसान लफ्जों में बता दो, खून की जब तब्दीली नहीं होगी ना, फिर तो मसले आएंगे। इसमें यह है कि फर्स्ट कजन भी नहीं, सेकंड कजन में भी हमारे कम्युनिटीज जो हैं, हाँ, मेमनों के अंदर, यार मैं अभी पख्तूनख्वा गया था तो वहाँ पे कजन मैरिजेस हैं, और वहाँ पे इतनी इसको अवेयरनेस नहीं है। इस्लाम भी ये बोलता है कि यार थोड़ा सा हटके करो आप, ऐसा इजाजत, क्या मतलब इजाजत है आपको? फर्स्ट कजन हो, सेकंड कजन हो, थर्ड कजन हो, चांसेस है, चाहे 10th जनरेशन भी क्यों ना हो, चांसेस हैं। इसलिए जो है वो कजन मैरिजेस को बोला गया कि यार आप बेसिकली जो पेशेंट है वो तो करे ही नहीं, और जो कर रहा है उसके लिए फिर लोग बोलते हैं कि यार हम टेस्टिंग करवाएं, तो टेस्टिंग करवाना जरूरी है, ब्लड स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। सही। अच्छा, मुझे ये बताओ कि पिकनो के साथ साथ तुम्हें और कोई एलिमेंट्स जो कि बड़ी ऑब्वियस रही हो थ्रू आउट? ऐसा तो नहीं, लेकिन हाँ, मेरे फेशियल फीचर जो थे ना उस पर बात करना चाहूंगा। बिल्कुल। मेरे जो आप जो ये मस्कुलर फेस देख रहे हैं ना, ये नहीं था। ठीक है। मेरी ये जॉ नहीं थी, क्योंकि पिकनो में जो है ना जॉ छोटी होती है, और आपके जो ये चीक मसल्स हैं, ये ऐसा लग रहा है ना कि एथलेटिक फिजिक है, वो नहीं होता। मेरे मसल जो डेवलप करे ना मैंने, प्रेशर यूं करके, ओके जी, तो उसकी भी एक वो साइंस है कि ये किस तरह एक्टिवेट होते हैं, किस तरह नहीं होते हैं। तो उसमें अगर चले गए ना तो वो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ओके। लेकिन ये है कि चैलेंजेस बहुत रहे, लेकिन मुझे कोई ऐसा तो नहीं है। बोन जो थे ना, बोन मेरी एक तरीके से चौक थी, चौक बांस की लकड़ी होती है, मिसाल देता हूँ, बांस की लकड़ी है, वो आराम से टूट जाती है। और आपने गीली लकड़ी होगी, वो मोड़ मोड़ के किस तरह वो आराम मुश्किलों से टूटती है। वो बांस की लकड़ी है, मारा टूट गई, ये हड्डी थी। सही है। तो उसको मैंने मसल से सराउंड कर दिया। अब हड्डी भी क्या हो गई, डेंस हो गई, बोन डेंसिटी खत्म हो गई। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुमने जिक्र किया कि तुम AKUH में, आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की टीम के साथ काम कर रहे हो, वो क्या सिनेरियो है और किन चीज़ों पे रिसर्च कर रहे हो? क्या आपको एक प्रोग्राम है? यार देखें, अलग अलग पेशेंट्स आते हैं ना आगा खान में, और हमारी तो फील्ड है भी जेनेटिक्स। सही है। तो मेरे जो डॉक्टर है एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं और जेनेटिसिस्ट हैं। तो जैसे मैंने बोला था ना कि वो मेरा उनसे कनेक्शन किस तरह बना, तो मैं वहाँ एज अ पेशेंट एडवोकेट काम कर रहा हूँ। ओके। वहाँ का जो एनवायरनमेंट सराउंडिंग है ना, पेशेंट कंफर्टेबल होना और उसको एक ये लेकर आना कि यार डिजीज के साथ भी आप कुछ कर सकते हो, तो वो मेरा काम है, पेशेंट की काउंसलिंग करना। ओके। ठीक है ना। डॉक्टर्स की टीम जो है वो, मैं इस तरह आया कि उन्होंने बोला कि यार तुम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदे हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम, मतलब मैंने उनसे बोला कि यार डॉक्टर सलमान कुछ करें यार इसके बारे में, मुझे भी जो है वो कुछ सपोर्ट करना है लोगों को। तो उन्होंने बोला कि तुम मेरे साथ आ जाओ क्लिनिक में और हम इसको फिर परस्यू करते हैं आगे। तो वहाँ पे मेरे इवेंट्स भी होते रहते हैं यूनिवर्सिटी में, आगा खान यूनिवर्सिटी में, रेयर डिसऑर्डर्स के ऊपर अभी रिसेंट हुआ था। अब जो है वो डायबिटीज के ऊपर है इंशाल्लाह। जैसे एक रिसर्च असिस्टेंट होता है तो उस तरह काम कर रहे हो? तो फिलहाल अभी ये है, लेकिन हमारा प्रोग्राम इंशाल्लाह आगे बहुत आगे जाने का है। इंशाल्लाह। अच्छा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बेनिफिट्स नॉर्मली, फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल आदमी के लिए, तुमने तो माशाल्लाह कहते ना कि एक एक्सेप्शन हो, लेकिन एक्सेप्शन से हटके अगर मैं नॉर्मल आदमी के तुम्हारे मुंह से हम सुनना चाहें कि यार तुम ये जैसे सोच लोगे यार मेरे साथ ये मसले तो मैं ये कर सकता हूँ, तो तुम साले तुम लोग क्यों नहीं करते? अगर इस पर्सपेक्टिव में पूछूं तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के क्या क्या फायदे हो सकते हैं और होते हैं, और तुमने नोट किए हैं, रिसर्च से कैसे साबित हुए हैं, तुम्हारे एक्सपीरियंस से कैसे साबित? भाई सबसे पहले तो आपकी बोन डेंसिटी बढ़ती है, ठीक है ना। दूसरी बात, आप इंसुलिन सेंसिटिव हो जाते हो। तीसरी बात आपका जो ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। अच्छा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि यार हम अगर वेट उठाएंगे तो हम बॉडी बिल्डर बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको कोई नहीं बोल रहा आप बॉडी बिल्डर बने या आप ऐसी टोन फिजिक लेके घूमे, कुछ लोगों को नहीं पसंद वो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से ये होता है आपके जो मसल्स है ना, हमें होल्ड कर रहा है मसल,
बिल्कुल ऐसे है। अगर वही स्ट्रांग नहीं है तो आप फिर जो लाचार आदमी होता है वही हो ना आप फिर, ठीक है ना। अच्छा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को मैं एक तरीके से इससे भी बोलता हूँ कि लोग समझते हैं कार्डियो जो है वो हार्ट के लिए ज्यादा अच्छी है। हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग होता है। मैं बोलता हूँ हार्ट के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज्यादा अच्छी। हार्ट भी एक मसल है ना, तो आप उसको जब आप मसल्स को एक रेजिस्टेंस दे रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं, तो आपके हार्ट के ऊपर भी स्ट्रेस पड़ रहा है। और कार्डियो मैंने देखा है कि यार मैंने जब कोई हैवीएस्ट डेडलिफ्ट लगाई है, जैसे 8 रेपिटेशन मैक्स पे लगाई है, कार्डियो से बुरा हाल हो रहा होता सांस का। मैं आपको एक रिसर्च बताता हूँ, WDA में एक रिसर्च थी, कुछ लोगों को जो है ना वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाई 6 महीने, और कुछ जो लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते थे उनको एक ग्रुप बनाया। उस रिसर्च में जब 6 महीने बाद आया तो लोगों से पूछा कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के आपको बेनिफिट्स क्या। एक ने सवाल पूछा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के नुकसान क्या है। बंदे ने बोला कि मैं आपको इसके फायदे बताता हूँ, नुकसान पे पहले बात करते हैं। तो फायदा ये था कि वो बोलने के लोगों ने बताया कि रिसर्च का उससे कि हमारी स्लीप इंप्रूव हुई है। हम प्री डायबिटिक थे, हम डायबिटिक अब हम नहीं है। दूसरी बात, हमारी जो है वो स्ट्रेस लेवल्स मेंटेन हुए और हमारे मसल्स जो है वो स्ट्रांग हुए और लॉन्जेविटी की तरफ जा रहे हैं। तो उसमें जो यंगेस्ट बंदा था जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा था वो 86 साल का था। ओ जी। तो फिर उसने पूछा कि आप फायदे नुकसान की बात कर रहे हैं, पहले आप कब शुरू कर रहे हैं, आप ये बताएं, नुकसान की बात हम बाद में करेंगे। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लाजमी है करना। जो हार्ड गेनर्स है ना उनके लिए तो बहुत ही लाजमी है भाई। कपड़ों में छुप जाता है वो चोर बॉडी जिसे बोलते हैं, वो कपड़ों में ही नजर नहीं आता। बाइक पे जा रहा है तो शर्ट पीछे से उड़ ली और ये घूम रहा है। तो वो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हर चीज की आप हमेशा कोई चीज भी देखते हो ना, आप बोलते हो कितनी ड्यूरेबल और स्ट्रांग है। बिल्कुल, स्ट्रेंथ तो हर चीज की बेसिस है ना। आपकी डिग्री कितनी स्ट्रांग है, आपका प्रोफाइल कितना स्ट्रांग है, आप शादी के लिए रिश्ता लेके जा रहे हो, आपका खानदानी प्रोफाइल कितना इज्जत भी होती है। आप एक रूम में एंटर हो रहे हो और आप मोटा पेट लेके एंटर हो रहे हो, तो लोगों के एक सबकॉन्शियस माइंड में ये होता है यार है तो मोटा ना। और जब आप एक टोन फिजिक टी शर्ट पहन के या आप कपड़े भी अच्छे पहने हो तो आप लगते हो यार कि आपकी पर्सनल कमिटमेंट, प्रोफेशनल कमिटमेंट इज्जत बढ़ जाती है खुद ही। ऐसे यार जो है वो ऐसे हमारा ये हो रहा है यार, बंदा वेल फिजिक है, उसकी टोन फिजिक है और मजा आ रहा है यार। अच्छा, मुझे लास्ट क्वेश्चन तुमसे पूछना चाहूंगा, उस पर हम कंक्लूड करेंगे। बहुत प्रोडक्टिव सेशन रहा होगा ऑडियंस के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी एज के लड़के 22 साल, मैं कहता हूँ यार 16 साल से स्टार्ट किया था ना तुमने, 15 साल से 25 का ब्रैकेट उठा लो और अपने एक्सपीरियंसेस के मुताबिक, अपनी स्टडीज के मुताबिक जो तुम उनको 3 से 4 मोटी मोटी बातें करना चाहोगे एक्सरसाइज के और न्यूट्रिशन के और मेंटल स्ट्रेस के हवाले से, पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से, वो 3 से 4 मोटे मोटे पॉइंट्स क्या होंगे? देखिए यार, सबसे पहली बात कंपाउंड मूवमेंट्स पे ध्यान रखें, ठीक है ना। जो लोग जाते हैं ना जी, जो लोग सिर्फ बाइसेप लगाने जाते हैं या सिर्फ शोल्डर लगा लिया, यार हमें सिर्फ शोल्डर चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपको गेन्स नजर नहीं आएंगे। कंपाउंड मूवमेंट, बड़े मसल को आपको टारगेट करना है पहले तो, चेस्ट, बैक, थाइज। अच्छा, लोग जो होते हैं, जो लौंडे जो होते हैं ना, वो बोलते हैं मैं लेग्स नहीं लगाऊंगा। भाई लेग्स नहीं लगाते, हमें चक्कर आते हैं। तो भाई 1 हफ्ते आएंगे, क्या हो गया अगर आ गए तो? वो फिर आपकी बॉडी जो है फाइट बैक करने लग जाती, स्ट्रांग होने लग जाती है। तो पहली बात जो है बड़े मसल को टारगेट करना है। दूसरी बात ये है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज्यादा, अब की स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्ट्रेस होता है, कुछ चीजों का स्ट्रेस होता है, कुछ लड़की, अच्छा ज्यादातर मैं ये बोलूंगा कि वुमेन को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। जैसे मासी घर में नहीं आई, आपको बॉटल लगानी है डिस्पेंसर पे, आप लगा नहीं सकती, ऐसे आप ओवरवेट या आप मसल एक्टिवेट नहीं होगा आपकी, लागर हैं आप, तो आप इतना तो हो कि आप मतलब बॉटल उठा के डिस्पेंसर पे लगा सके। दूसरी बात ये कि अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो माइग्रेन का पेन है जो आजकल मैं स्टूडेंट्स में देख रहा हूँ, वो ये है कि सबसे पहली बात इसमें तो एक तो खून गाढ़ा जो हो जाता है आपका, ब्लड थिकनेस, उसकी वजह से माइग्रेन होता है। दूसरा स्लीप मैनेजमेंट, तीसरा हाई ब्लड प्रेशर, थिकनेस की वजह से, खून की थिकनेस की वजह से, और चौथा स्ट्रेस। इन 4 चीजों का एक ही ट्रीटमेंट है, वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। वो चाहे लड़की हो लड़का हो, करनी लाजमी है। न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट के मैं ये बोलूंगा कि देखो भाई, सबसे पहली बात जो ये तेल आ रहा है ना, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप या तो सरसों का तेल, तो लोग जो है वो बोलते हैं यार हम सर घूम जाता है खा के, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो ऑलिव ऑयल, नहीं तो फिर कोकोनट ऑयल, आप इसमें खाना पकाओ,
ठीक है ना। ऑयल के ऊपर कोई बात नहीं करता इसके बारे में, हम हेल्दी खाते हैं, अगर तेल हेल्दी नहीं है तो आप हेल्दी नहीं खा रहे। सही है, सही है, इसको देखना है। दूसरी बात, फ्राइड आइटम्स हफ्ते में एक दफा आप खा सकते हैं, जो आसान तरीका वो मैं बता रहा हूँ ऑडियंस को, ठीक है ना। और मतलब मजे मना नहीं है जिंदगी, मजे मना नहीं है, लेकिन लिमिटेड मजे। अगर आप मजे खत्म कर दोगे ना तो आप चल नहीं सकोगे लॉन्ग टर्म। बिल्कुल ऐसे ही। ये मैं वीडियो जंबल की एक दफा देख रहा था, तो उसने बोला था मैं शुगर खाता हूँ लेकिन मैं चल नहीं सकता, आप एक पैटर्न पे नहीं चल सकते। अब जैसे जॉन अब्राहम बोल रहा है मैं 30 साल से चीट नहीं कर रहा, झूठ बोल रहा है वो, ठीक है ना। तो वो ऑडियंस को एंगेज करने के लिए बोल रहा होता है, ऐसे लोग, बंदा चल ही नहीं सकता उसके ऊपर। सही बात, नेचर से आप लड़ ही नहीं सकते, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि आप जो है वो जब आप खाना खाएं तो आप ये रखेंगे आप जो खा रहे हैं उसको यूटिलाइज कहाँ कर रहे हैं। कुछ लोग जो यूटिलाइज नहीं करते और फिर बोलते हैं यार बंदा हेल्दी हो रहा है, वेट गेन हो रहा है इसका, कितना फिट हो गया यार, और ये इसके मुंह बड़ा हो रहा है और चीक्स आ रहे हैं और भाई हेल्दी हो गया। उससे जब पूछते हैं अबे यूटिलाइज क्या करता है, वो बोलता सोता हूं मैं, तो वो उसमें कुछ भी नहीं होगा आपका। इसलिए एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल के जमाने में। और जो अच्छा इसमें ये भी एक एलिमेंट है, हाइट रुक जाएगी, नहीं रुकेगी। आपको कौन बोल रहा है अगर आप 20 किलो के तो आप 40 किलो उठाएं, सही बात है, ठीक है ना। और पेरेंट्स जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं बच्चों को यार जिम नहीं जाओ। हालांकि स्पोर्ट्स एक्टिविटी जैसी ही बच्चा, बल्कि मैं तो बोलता हूँ टीनेज लाइफ से पहले भी इसको थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स में एंगेज करें, बॉडी बिल्डिंग या एक्सरसाइज, आप कुछ भी, आप एथलीट हो भाई तो आप उसको एथलीट बनाएं। और आगे जाके अगर उसकी इनहेरिटेंस में, एंसेस्टर्स में डायबिटिक या हाई ब्लड प्रेशर की बीमारियां हैं तो वो उससे बच सकता है। मिसकंसेप्शन ये कि शुगर हो गई, मैं डायबिटिक की इसलिए बात करता हूँ क्योंकि मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ और मेरा फेवरेट टॉपिक है ये, ठीक है ना। तो ये एक मेन चीज है कि भाई हमारे एंसेस्टर्स में शुगर है तो हमें भी होगी, ऐसा नहीं है। अगर आप सही न्यूट्रिशन अपना रखेंगे, सही एक्सरसाइज, सही स्लीप पैटर्न, सही सब करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा अल्लाह के हुक्म से, ठीक है ना। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मैं एक और भी ये बोल दूं कि लोग जो है वो ये कीबोर्ड पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, बस कीबोर्ड चला रहे हैं और फिर बोलते हैं कि भाई बैक में, लोअर बैक में दर्द हो रहा है मेरी। अभी मैं आगा खान में गया था तो वो बोल रहा है, एक बड़ा बेगैरत आदमी था, उसका नाम नहीं लूंगा, उसने बोला मेरे टेल बोन में दर्द हो रहा है, बैठा हुआ है। तो मैंने कहा इसलिए हो रहा है तेरे दर्द, इसलिए हो रहा है तेरे, तू उठ और कुछ कर। ऐसे ही ऐसे ही। तो उसने बोला कि मैं करता हूँ कुछ बाइक पे, यार बाइक पे आता हूँ, अब बस घर पे बैठा रहता हूँ मैंने जब ही हो रहा है तेरे दर्द। और दूसरी बात ये कि भाई अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में कुछ लोग बोलते हैं यार हमारे ना नीज में दर्द होना लग गया है स्क्वाट लगाते हुए, जो हमने पहले भी डिस्कस करा, लेकिन मैं उसका दोबारा बता दूं, नी पेन जब ही सही होगा जब उसके इर्द गिर्द के मसल स्ट्रांग होंगे। बिल्कुल, सपोर्टिव मसल जो होते हैं ना, मसल्स का सपोर्ट होनी चाहिए आपकी बॉडी में। जितने मसल स्ट्रांग होंगे, जो लोग ओवरवेट है ना वो तो अगर वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैंने 2 डेथ्स देखी ऐसी, जो ओवरवेट थे, जो बिल्कुल भी एहतियात नहीं करते थे खाने में, और बस एक तो सोते का सोता ही रह गया, हार्ट बर्स्ट हो गया उसका। और उनको हार्ट पेशेंट था, उसको पता ही नहीं था हार्ट पेशेंट हूं मैं। और एक ऐसी डेथ थी, डायबिटिक थे और वो जो है वो कोलैप्स कर गए फौरन। क्यों? वो सिर्फ वॉक करते थे। दूसरी बात, डायबिटिक होने के साथ साथ वो सब खाते थे और उनकी जो स्किन थी वो ब्लैक होना शुरू हो गई। नहीं, ज़बरदस्त यार। मैं एक बात से ज़रूर रिलेट करूँगा क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे फादर को ब्लड प्रेशर का मर्ज़ लाहक है और मेरी वालदा जो है इंसुलिन लगाती हैं, डायबिटीज़ की पेशेंट है, और उन दोनों को अपने खानों से ज़्यादा फ़िक्र रहती है अपनी दवाइयों की। मेरे बच्चों के पुराने लंच बॉक्सेस हैं, 3-4 भरे पड़े हैं दवाइयों से। तो आई डोंट वांट टू लिव दैट लाइफ। सही है, मेरे अल्लाह ताला ने हम सबको एक ऑप्शन दिया है सही लाइफ गुजारने का। इसका मतलब ये है जेनेटिकली मैं भी डिस्पोज्ड हूँ, मैं भी ये कह सकता हूँ कि यार मुझे भी होनी है, लेकिन ये तो मेरे हाथ में है ना कि मैं अपने एक्शंस को किस तरह डिक्टेट करके वो चीज़ डिले कर सकता हूँ। अगर मैं उन्हीं हरकत, वो देखो जो हरकतें हमारे पेरेंट्स ने की हैं, मैं ये नहीं कह रहा गलत हरकतें की हैं, क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं थे, वो इतने अवेयरनेस नहीं थी उस ज़माने में। वो आज भी मुझे मना करते हैं, बोलते हैं यार ये डब्बे कब तक चलेंगे और तुम कब तक ऐसे चुन चुन के खाना खाओगे, मंड के खाना खाओ। रात को मेरा बेटा 3-3 रोटी खाता था, अब नहीं खाता। तो मेरी अम्मा बड़ा फ्रस्ट्रेट होती है इस मामले में। तो आपको अपने पेरेंट्स को एजुकेट करना ज़रूरी है। अगर वो एजुकेट नहीं होता तो आप एज अ पेरेंट, क्योंकि आप भी फ्यूचर के पेरेंट है, आपको जरूर एजुकेट होने की जरूरत है, क्योंकि आपकी औलादे फिर वही चीज आगे लेके अभी मैं एक चीज पॉइंट कर दूं, अगर आप इजाजत दें। मैं अभी खैबर पख्तूनख्वा गया था,
तो वहां पे मैंने रात में मैं निकला तो मैंने कहा यार ऐसा सर्वे करते हैं, यहाँ तो 80-90 साल के बूढ़े ऐसे ही घूम रहे हैं यार, हाँ। भाग रहे। एक से मैंने पूछा यार आप क्या खाते हो? बोला खाता तो हम कम है लेकिन हम मुशक्कत बहुत करता है और हम खाता अच्छा है। मैंने कहा मतलब? बोला हम इधर ये बेकार चीजें नहीं खाते, हम खाते हैं देसी। यार मैंने उसको एक मर्द ही बोलूंगा, उसको 80 साल का घूम रहा है यार ऐसे, मतलब जैसे कोई 20 साल का लड़का वॉक कर रहा हो, भाग रहा हो। तो मैंने मेरी क्लिक करी, मैंने कहा जरा सर्वे करते हैं क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने बोला था वी ईट गुड बट वी ईट लेस, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। बहुत बेहतरीन पॉइंट है और इसी पॉइंट पे हम कंक्लूड करते हैं, क्योंकि कोशिश हमारी भी यही होती है कि जो भी कंटेंट आपके सामने आए वो क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे हो। और हम लोग लंबी लंबी पॉडकास्ट इसलिए करते हैं और आप लोगों के लिए इसलिए करते रहते हैं। और मेन आप पर्सनल डेवलपमेंट हो गया, प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो गया, फिटनेस हो गया, फैमिली हो गई, पेरेंटिंग हो गई, क्योंकि आप कुछ भी कर लें, जब आप फिजिकल फिटनेस पे जाएंगे तो आप सबसे पहले समझते हैं कि आपकी बॉडी को कुछ करने की ज़रूरत है, जबकि आपके माइंड को बहुत कुछ करने की ज़रूरत होती है। फुरकान की एग्जाम्पल हमारे सामने है, सोसाइटी से लड़ा, डॉक्टर से लड़ा, पेरेंट्स से लड़ा, सही। अपने सबसे खूबसूरत बात इसकी मुझे ये लगी, जिसकी वजह से मैं यहाँ आया, इससे कांटेक्ट किया, मैंने इसकी स्टोरी देखी कि इसने एक बंदे का एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे वो ना लोग उसे बोल रहे होते हैं तुम्हारी वीकनेस है, और वो उसको बना देता है स्ट्रेंथ। हमारे अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी आप देखें ना, तो कितने लोगों को ये बताया जाता है कि अगर आपसे ये पूछा जाए ना व्हाट्स योर वीकनेस इंटरव्यू में, तो आपको किसी ना किसी स्ट्रेंथ को ऐसे वे में बताना है कि वो सामने वाले को लगे यार ये तो स्ट्रेंथ है, इसने अपनी वीकनेस बोल दी, यार तू तो पागल है। हाँ, और ऐसे यू हैव द पावर टू कम्युनिकेट, आई हैव द पावर ऑफ सोशल मीडिया एंड बहुत सारी। हम अगर चाहे तो हम किसी को 2 मिनट में नंगा कर सकते हैं, 2 मिनट में पता भी नहीं चलेगा उसको। लेकिन उस एनर्जी को अगर हम पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें तो वो उससे अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता। उसको अपनी मोटिवेशन, मैं अक्सर लोगों से ही बोल रहा हूँ, नेगेटिविटी को लड़ रहे हैं कि भाई इतना नेगेटिव हो रहा है, इतना नेगेटिव हो रहा है, भाई आपकी पॉजिटिविटी लाउडर कर दो ना। फॉर एग्जाम्पल अगर फुरकान कैमरा उठा के अपना बना रहा है कंटेंट, अपने आप को बता रहा है, तो आप ये तो देखो ना कि बंदा ने किन चीज़ों से लड़के अपने आप को इम्प्रूव किया है। और यही हमारे चैनल का बेसिकली एक मकसद है। और इंशाल्लाह 1-2 सेशंस और लगाएंगे, क्योंकि ये कम पड़ रहा है हमें, और मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा और क्वांटिटी और क्वालिटी है जो हमें ले सकते हैं। तो फुरकान इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह, और इट्स प्लेजर टॉकिंग टू यू। आई होप कि ऑडियंस को मज़ा आया होगा। फिर इसकी जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, जो भी इसके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वो डिस्क्रिप्शन में होंगे, जाएँ ज़रूर फॉलो करें। और हमेशा ऐसे लोगों से इंस्पिरेशन लें जो एक्सेप्शंस हैं और अपना काम कर रहे हैं और पॉजिटिविटी फैला भी रहे हैं और प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं, सिर्फ बातों के बादशाह नहीं है। थैंक यू वेरी मच, साइनिंग ऑफ, खुदा हाफिज़।